Hello everyone, welcome to Minology, and today we are going to discuss about the Mines Act 1952. तो पढ़ाने से पहले पहले आपको बोल दूं कि जो भी हम पढ़ाने अभी जा रहे हैं वो सब कुछ मतलब आप कहीं से भी जो भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, बुक से हो या फिर कहीं ऑनलाइन पीडीएफ से हो, तो वहाँ पे अगर कुछ भी गलत वलत होगा तो मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ वो सब कुछ सही लिखा हुआ है। और जिसका भी आंसर क्वेश्चन आंसर सब है इसमें, उसका आंसर भी सब सही है, तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई बुक है तो या फिर पीडीएफ है तो उसमें नोट करते हुए चलिए या फिर नोटबुक उठा लीजिए, जो कि आपको ईजीएस्ट रहेगा। और ओनली ये वीडियो पार्ट 1 है जिसमें कि हम ओनली चैप्टर 1 ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देयर इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। द माइंस एक्ट 1952 इज एक्ट नंबर 35 ऑफ ईयर 1952। इसका मतलब ये है कि मतलब जो एक्ट सब पास होता है 1952 ईयर में पार्लियामेंट में, ये माइंस एक्ट 35 नंबर एक्ट में ही पास हुआ था। उसका जो एक्ट नंबर है वो 35 है। तो ये बहुत सिंपल है। और ये जो 35 नंबर है, ये 35 को याद रखना है। ये 35 को ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इनेक्टेड और पास बाय पार्लियामेंट ऑन 15 मार्च 1952। एनेक्टेड मतलब वही है कि एक्ट को पास किया गया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश किए उसी दिन, तो ये उसका डेट है जो 15 मार्च 1952 है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, एनफोर्समेंट केम इनटू फोर्स और इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 1952। मतलब ये तो पास हो गया, लेकिन ये कब मतलब लागू कब हुआ, तो ये उसका डेट है 1 जुलाई 1952 एंड बिफोर 31 दिसंबर 1953। मतलब माइंस एक्ट लागू हुआ तो सारे माइंस में हो रहा है कि नहीं, तो ये जो मतलब देख देख रहे हैं कि मैंने एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं है, तो उसी टाइम जो टाइम पीरियड लग गया, मतलब बिफोर 31 दिसंबर 1953 सारे जगह में पूरा इंडिया में माइंस एक्ट लागू हो गए। ये उसका डेट दिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन एक्ट टू अमेंड and consolidate the law relating to the regulation of labor and safety in mines। मतलब यह एक्ट बना गया है किस लिए, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी। ये वर्ड को याद रखिए, ये जो रेगुलेशन लिखा हुआ है इसको याद रखिए, एंड लेबर एंड सेफ्टी लिखा हुआ है इसको भी याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा हिस्ट्री के बारे में है, इसको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द माइंस एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया ऑन 1901। तो फर्स्ट माइंस एक्ट एनेक्टेड हुआ था and came into force on 22 मार्च 1901। तो ये भी came into force हुआ था, इसको भी याद रखिए। मतलब ये हमारा मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंट का पहले का बात है, तब से ये माइंस एक्ट आया था। इधर देखिए नीचे लिखा हुआ है, अगर ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट है मतलब एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट माइंस एक्ट एनेक्टेड कब हुआ, तो आंसर होगा 1901। एंड फर्स्ट एनेक्टेड आफ्टर इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट, देन ये होगा कि 1952, जो कि अभी हमारा चल रहा है। तो टोटल अमेंडमेंट से 16 टाइम्स अमेंडमेंट से। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द डैश ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइंस। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करके उसका आंसर लिखिए, लास्ट में देखेंगे कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपके पास जो भी बुक है, जो भी आप मतलब बुक फॉलो करते हो, उसका जो फर्स्ट पेज है वो इंट्रोडक्शन का, उधर देख लीजिए, वो फर्स्ट लाइन यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर इसीलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, इसको याद रखिए। ये देखिए इधर ऑब्जेक्टिव है, और ये जो पिछले में मैं दिखाया था उधर एक रेगुलेशन था, उसका भी क्वेश्चन आ जाएगा।
उधर भी हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंस एक्ट 1952 इज रेफर टू द एक्ट नंबर 35 ऑफ 1952। व्हाट डज 35 रिप्रेजेंट? यही पढ़ा रहा था मैं कि 35 क्या होता है। ठीक है, आप बताइए क्या होता है। देखिए, इसका आंसर होगा डी होगा, एक्ट नंबर 35 ऑफ 1952। ये देखिए सेक्शन 35, ऐसा देखिए कैसा मतलब कंफ्यूज करने के लिए कैसा ऑप्शन सब फ्रेम किया गया है। तो डोंट बी कंफ्यूज एंड आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द माइंस एक्ट 1952 फर्स्ट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? फर्स्ट नोटिफाइड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट नोटिफाई करता है, इसका मतलब वही है, सेम है, एनेक्टेड करता है। ठीक है, पार्लियामेंट में पास होता है। तो इसको भी याद रखिए कि फर्स्ट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये कब हुआ था, वही सेम होगा 15 मार्च 1952। इसका आंसर होगा सी। चलिए इधर देखिए नीचे आंसर लिखा गया है, ये होगा कि सी होगा। एन एक्ट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट देन द प्रेसिडेंट गिव्स द फाइनल अप्रूवल। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा नॉलेज के लिए आपके लिए लिखा गया है इधर। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी जनरल नॉलेज का बात है, आपको भी पता चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंस एक्ट 1952 वाज पास्ड और एनेक्टेड बाय, कौन एनेक्टेड करता है? द चीफ इंस्पेक्टर, द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट, द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, ऑब्वियसली डी, पार्लियामेंट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट एप्लीकेबल माइंस एक्ट वाज एनफोर्स्ड फ्रॉम, अभी जो माइंस एक्ट एप्लीकेबल है मतलब कौन सा है? द माइंस एक्ट 1952, वो कब एनफोर्स्ड हुआ? देखिए ये इधर लिखा हुआ है कब एनफोर्स्ड हुआ। इसका आंसर मैं जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में उसी में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 5 जुलाई 1952। नीचे भी देखिए, द माइंस एक्ट was enforced from 1st July 1952 enacted on 15th March 1952। Enforcement means actually came into force or applicable from this date। ठीक है, फिर से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे कि पूरा याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये जो वर्ड है रेगुलेट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द माइंस एक्ट 1952 was enacted to regulate डैश एंड डैश इन माइंस। ये ऑब्जेक्टिव था पहला क्वेश्चन में, तो हमने लिखा था हेल्थ एंड सेफ्टी। इधर है रेगुलेट, मतलब ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेफ्टी एंड लेबर, जो पॉइंट भी स्टार्टिंग में दिया गया था। इसका आंसर होगा ई, सेफ्टी एंड लेबर। ठीक है, अभी चैप्टर 1 देखते हैं। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अभी चैप्टर 1 में क्या क्या रहता है? प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 का नाम है। सेक्शन में रहते हैं सेक्शन 1 2 3 4। 1 में रहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। 2 में रहता है डेफिनेशन। 3 में एक्ट नॉट अप्लाई इन सर्टन केसेस एंड 4 में रहता है रेफरेंस टू टाइम ऑफ द डे। सेक्शन 1, माइंस एक्ट 1952 विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। ये देखिए आप कहीं पे भी पढ़ेंगे जो कि मतलब पुराना होगा, पुराना वर्जन होगा, उधर लिखा होगा कि सिक्किम में एप्लीकेबल नहीं है, जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, गोवा, दामन दीव ये सब एरिया में एप्लीकेबल नहीं है, वो सब हट गया, वो अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट मतलब जो कि मतलब माइंस एक्ट कभी अगर चेंज करना पड़ता है तो उसको चेंज करते हैं, फिर वो अमेंडमेंट हो जाता है। तो इसीलिए वो सब चेंज होके अभी हो गया है होल ऑफ इंडिया, पूरा कंट्री के लिए लागू है। कंट्री के साथ साथ जो हमारा इंक्लूडिंग माइंस प्रेजेंट इनसाइड 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडियन मेराइन बाउंड्री, मतलब हमारा जो बाउंड्री है, मेराइन बाउंड्री है, मतलब जहाँ पे इंडिया का मैप में देखेंगे जहाँ से ही मतलब सी स्टार्ट होता है उधर से भी 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कितना 21.9 किलोमीटर। अगर उसके अंदर भी कोई माइनिंग चल रहा है जो कि सी माइनिंग जिसको कहते हैं, अभी ओएनजीसी जैसा कर रहा है पेट्रोलियम वगैरह, तो उसमें भी माइंस एक्ट लागू होगा। और उसके बाद अगर कर रहा है कोई माइनिंग तो उसमें माइंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द माइंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू माइंस लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है,
तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ई, क्योंकि होल इंडिया के लिए ये जो माइंस एक्ट है लागू है। तो ये नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारा, तो नॉन ऑफ द ऑप्शन उसको ही टिक करेंगे। द माइंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एवरी माइन लोकेटेड इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इंक्लूडिंग आसाम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ऐसा लिखा गया है कहीं कहीं पे। ये तो पहले ही जो हमारा माइंस एक्ट पुराना वाला था उसमें ऐसा है कि इधर इधर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का, अभी चेंज होकर होल ऑफ इंडिया हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंस एक्ट 1952 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल सब कॉन्टिनेंट, स्ट्रेटेजिक मिनरल बियरिंग एरियाज इन इंडिया, ऑल माइंस एक्सेप्ट ऑयल माइंस, ऑल ऑफ द ABCD आर करेक्ट। ठीक है, अभी इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, होल ऑफ इंडिया अभी पढ़ाया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अडल्ट, अडल्ट का मतलब क्या है? ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब जो जिसका भी 18वां साल पार हो गया उसको ही हम अडल्ट कहते हैं। हु हैज कंप्लीटेड, इधर लिखा हुआ है हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, तो ये जो एग्जैक्ट वर्ड है कंप्लीटेड, हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, इसको थोड़ा याद रखिए। इसको भी ट्रिक करके क्वेश्चन डालेगा, हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट क्या होता है? माइंस में हम सब लोग सुने होंगे कि हमारा माइंस में भी कोई एजेंट है, तो वही देखते हैं एजेंट क्या है। मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड एज सच। इसका मतलब क्या है? एजेंट अपॉइंट मतलब कोई अपॉइंट कर रहा है एजेंट को, या फिर अपॉइंट वो नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यही है। एक्ट और पुरपोर्ट्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, मतलब ओनर मतलब काम करता है, या फिर ओनर के बिहाफ में काम, मतलब ओनर के बदले में काम करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ द माइन और ऑफ एनी पार्ट देयरऑफ। ठीक है, तो एजेंट हम किसको बोलते हैं? एजेंट वो बंदा है जो कि हमारा माइंस का मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन चारों चीज़ में वो इंटरफेयर कर रहा है या फिर देख रहा है उसको। ठीक है, वही काम कर रहा है और ओनर के बदले में वो काम कर रहा है इधर। मतलब अगर कोई ओनर है, ओनर का डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, अगर ये माइंस का ओनर कोई है और वो तो ओनर आके खुद इधर देख नहीं सकता, तो इसीलिए वो एजेंट भी रख सकता है। वो अपॉइंट भी हो सकता है, अपॉइंट नहीं भी हो सकता है, तो भी अगर ये चारों काम नीचे जो लिखा हुआ है कर रहा है तो उसको भी हम एजेंट बोलेंगे। तो हमारा माइंड्स में मतलब एजेंट मतलब मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, ये सब कौन काम करता है? जो भी हमारा सीनियर पर्सन है, जो भी हमारा माइंड्स का एचओडीज वगैरह है, वो लोग करते हैं। तो एजेंट हमारा मतलब एक से भी ज़्यादा हो सकता है, ओनली वन एजेंट नहीं है माइंड्स में। ठीक है, ये सब काम जो भी कर रहे हैं उन सब लोग को हम एजेंट बोलेंगे। उसका क्वेश्चन देखेंगे आगे, हम उसका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड अंडर माइंस एक्ट। ठीक है, हम चीफ इंस्पेक्टर आगे पढ़ेंगे, वो जो चैप्टर 2 में है उसको हम पढ़ेंगे। अभी बोल देता हूँ कि चीफ इंस्पेक्टर वही है जो कि हमारा डीजी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल और डीजीएमएस। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जिसको भी हम बोलते हैं वही है हमारा चीफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है कमिटी। ए कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट। हम ये सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, जब सेक्शन 12 पढ़ेंगे तब कमिटी के बारे में पता चलेगा कि कमिटी में कौन कौन है और कमिटी का काम क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये इसीलिए लिखा हुआ है कि कमिटी मतलब आप बोल देंगे कि कोई हमारा गांव का जो कमिटी है, गणेश पूजा कमिटी है, वो सब कमिटी के बारे में इधर माइंस एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। जो कमिटी माइंस एक्ट के सेक्शन 12 में है उसी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है डे। डे मतलब ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। ठीक है, मतलब 24 आवर्स बिगिनिंग एट द मिडनाइट। आज जैसे मंडे हो गया, मंडे का मिडनाइट से स्टार्ट होगा, फिर उसका नेक्स्ट डे में ख़त्म होगा 24 आवर, तो उसको हम एक डे बोलेंगे, जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं और सबको वही पता है। एक क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में, तो उसका भी फंडामेंटल थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन ए प्रेसिडेंसी टाउन द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर
दिस एक्ट इन दैट टाउन। ठीक है, जो कि मतलब कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, वही हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 में है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 9। एवरी अडल्ट एम्प्लॉयड इन एनी माइन टू एंटाइटल इज एंटाइटल टू सेफ्टी। एन अडल्ट इज ए पर्सन हु इज ऑफ एज। ठीक है, उसका एज अडल्ट का कितना होना चाहिए वही पूछ रहा है। 18 ईयर्स एंड अबव, 16 ईयर्स एंड अबव, 18 ईयर्स एंड बिलो, 18 ईयर्स, देयर आर नो सच क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, आपके नोट में नोट कीजिए कि 9 नंबर का आंसर आपने क्या लिखा। ठीक है, इसका आंसर है ए, 18 ईयर्स एंड अबव, जो कि ओनली 18 ईयर्स है, डी है वो ऐसा होगा नहीं। तो जो भी एग्जैक्टली लिखा हुआ है हमारा माइंड सेट में वही हम कंसिडर करेंगे, 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, अभी देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। एन एजेंट व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू ए माइन मीन्स डैश पर्सन whether appointed as such or not, who acting or purporting to act on behalf of the dash takes part in the management, control, supervision और direction of the mine। तो मैं क्या बोला था, वो किसके बदले में काम करेगा एजेंट, वो ओनर के बदले में काम करेगा। मतलब इधर जो सेकंड वाला जो डैश है, इधर हमको पता चल गया कि इधर होगा ओनर। ठीक है, purporting to act on behalf of the owner। ठीक है, ओनर किस में है, बी में है और डी में है, बी में और इस सी में है। ठीक है, ये दोनों में ओनर है। तो ये जो पहला वाला था, मैं क्या बोला था, 1 पर्सन होगा क्या, ये तो ई देखिए 1 पर्सन कभी एजेंट होगा क्या, क्योंकि हमारा जो सीनियर मैनेजमेंट वगैरह है वो सब लोग भी मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन ये सब काम करता है, तो उनको भी हम एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एनी पर्सन, कोई भी होगा क्या, कोई भी किसी को भी एजेंट बना दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो एवरी पर्सन जो ये 4 काम कर रहे होंगे, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन, तो उसी को भी हम बोलेंगे इधर एजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एजेंट्स कैन बी देयर फॉर ए सिंगल माइंस। ठीक है, कितना एजेंट रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या देखे कि एवरी पर्सन मतलब मोर देन 1। ठीक है, तो इधर एक ऑप्शन है, देखिए 1 और मोर, एक भी रह सकता है, इससे भी ज़्यादा रह सकता है। ए वाला होगा क्या, ओनली 1, ये तो नहीं होगा। मैक्सिमम 2 ऐसा भी नहीं है, मिनिमम 2 कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर माइंस एक्ट 1952 द ड्यूटीज इंस्ट्रक्टेड टू द एजेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट 1, व्हाट इज द एक्सेप्शनल 1। ठीक है, एजेंट का काम बोल रहा है कि एजेंट का काम जो बोला गया है माइंस एक्ट में, उनमें से एक्सेप्शनल कौन है, मतलब कौन सा उसका काम नहीं है। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, 5 में से उसका काम मतलब कौन सा नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, प्रोडक्शन, सुपरविजन, डायरेक्शन। तो हमने क्या 4 पॉइंट पढ़ा था, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन वाला है नहीं, तो यही है एक्सेप्शनल 1। तो इसका आंसर होगा सी। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ओनर ऑफ ए माइन टू अपॉइंटेड एन एजेंट। बताइए ये क्या होगा, सोचिए थोड़ा। इसका आंसर होगा नो, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ा था एजेंट का डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था, तो उधर लिखा हुआ था कि अपॉइंटेड एज सच और नॉट। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अपॉइंट हो सकता है और हो भी नहीं सकता है, लेकिन जो यही 4 काम कर रहा है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन, तो उसको हम एजेंट बोलेंगे। तो इसका आंसर है नो। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द एजेंट टू बी अपॉइंटेड इन माइंस आर। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है ऐसा कुछ मतलब माइंस का पूछा गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट कितना होगा एजेंट का, 14 एंड 60 ईयर्स, 18 एंड 70 ईयर्स, 21 एंड 60 ईयर्स, नो लिमिट, नॉन ऑफ द अबव।
हमारा पूरा माइंस एक्ट में एजेंट के लिए ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो लिमिट, ऐसा कुछ बताया गया नहीं है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जाम में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। रिगार्डिंग एजेंट व्हिच इज नॉट ट्रू, ठीक है, ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, ये तो सही है। ही टेक्स पार्ट इन मैनेजिंग द माइन, ये भी सही है। ही कैन अपॉइंट हिमसेल्फ एज मैनेजर इफ क्वालिफाइड, ठीक है, ये वाला थोड़ा हमको कंफ्यूज लग रहा है, आपको भी लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम रखेंगे, बाद में देखेंगे। ही मस्ट बी अपॉइंटेड एज एजेंट इन राइटिंग बाय द ओनर, ठीक है, ये देखिए, ही मस्ट बी अपॉइंटेड एजेंट इन राइटिंग बाय ओनर, ऐसा नहीं है कि ओनर राइटिंग करके दिया, ठीक है, जो भी वो चारों काम कर रहा है वही एजेंट कहलाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट हमको लग रहा है कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देयर कैन बी मोर देन वन एजेंट, ठीक है, ये तो सही है, सी और डी में कंफ्यूज हो रहा है। ही कैन अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज मैनेजर इफ क्वालिफाइड, तो वो अपने आप को मैनेजर के मतलब मैनेजर जैसा क्वालिफाई अगर होगा मैनेजर के लिए तो उसको अपॉइंटेड कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है, तो उसका आंसर जो नॉट ट्रू है ये होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर मैनेजर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट ऑफ द माइन, मैनेजर एजेंट बन सकता है क्या? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। येस, नो, येस, कैंट से, and depends upon the circumstances, yes but only if he is more than 35 years of age, ठीक है, ये तो लास्ट पॉइंट तो कुछ है ही, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, यस और नो ये दोनों में से कोई होगा, तो आप बताइए क्या होगा, आपके नोट में लिखिए, फिर देखते हैं। इसका आंसर होगा हाँ, वो मैनेजर कैन बी अपॉइंटेड एज ए एजेंट, क्योंकि मैनेजर भी मैनेजिंग एंड कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन ये चारों काम करता है, तो वो भी एजेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन होल्डिंग ए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज मेड एज ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द कोल हैंडलिंग प्लांट, ठीक है, इन ए माइन एंड डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द ओनर ऑफ द माइन, व्हाट विल बी हिज पोजीशन अंडर माइंस एक्ट 1952, ठीक है, जो कि ओनर को डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ओनर को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है तो ओबियसली थोड़ा हायर पोजीशन में होगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि ओवरऑल इंचार्ज है, ओवरऑल इंचार्ज क्या करता है, हमेशा जो ओवरऑल इंचार्ज होता है वो हमेशा चारों काम करता है, वही मैनेजिंग, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये चार काम कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर किसको रिपोर्ट कर रहा है, मैनेजर को, ठीक है। बी में है एजेंट, एजेंट किसको रिपोर्ट करेगा, ये तो ओनर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। सीनियर मैनेजर कोई है, ये भी हो जो उनको एजेंट को रिपोर्ट कर सकता है, ये भी हो सकता है। इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों तो मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बी और सी में से कोई होगा, तो सीनियर मैनेजर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर होगा बी, एजेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, चीफ मैनेजर पर्सनल is the head of a group of mines who is overall in charge of HR division of that group, he shall be treated as, मतलब ओवरऑल इंचार्ज ऑफ HR डिवीजन, ठीक है, वो जिसका भी ओवरऑल इंचार्ज हो तो वो सारा काम ही करेगा, ठीक है। मतलब जैसे ओनर तो वो होगा नहीं क्योंकि वो HR का ग्रुप हेड है, ओवरऑल इंचार्ज है HR डिवीजन का। पर्सनल ऑफिसर तो होगा नहीं, वेलफेयर ऑफिसर होगा नहीं, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, वेलफेयर ऑफिसर रूल में पढ़ेंगे, पर्सनल ऑफिसर जो कि वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा एजेंट, क्योंकि वो जो भी डिवीज़न हो, HR डिवीज़न हो, सिविल डिवीज़न हो, मैकेनिकल डिवीज़न हो, जिसका भी ओवरऑल इंचार्ज ये जो वर्ड लग गया तो उसका आंसर होगा एजेंट, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिए, उसका आंसर होगा एजेंट। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम नीचे, ये देखिए आंसर इधर राइट साइड में है, बी है इसका आंसर, ठीक है, एजेंट ही होगा, दोनों का आंसर एजेंट होगा, ठीक है। 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए डे एज अंडर द माइंस एक्ट, डे का मतलब क्या है वो माइंस एक्ट के हिसाब से यही पूछा है, ठीक है। ए में देखिए संडे 5 PM टू मंडे 5 PM, ऐसा कुछ है क्या, डे का डेफिनेशन क्या था, डे का डेफिनेशन यही था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडनाइट, एनी 24 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडनाइट,
ये तो मिडनाइट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 5 बजे कहाँ मिडनाइट हुआ। सेकंड वाला भी 5 बजे है, ये भी मिडनाइट नहीं हुआ। तो ये दोनों देखिए जो कि 00 AM है, यही दोनों मिडनाइट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सैटरडे मिडनाइट 00 AM टू मंडे मिडनाइट 00 AM। सैटरडे संडे भाई कहाँ गया बीच में, ये तो 48 आवर्स हो गए। डी वाला देखते हैं, मंडे मिडनाइट 00 AM टू ट्यूसडे मिडनाइट 00 AM, ये 24 आवर है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है, सही आंसर है डी। ठीक है, आपको सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन एनी टाउन इज अपॉइंटेड बाय। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। अभी तो पढ़ाया था सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखिए। जो भी नया नया पढ़ेगा उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बाद में ये आपको याद रह जाएगा। सी है इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अभी आएंगे नेक्स्ट डेफिनेशन आएगा एच नंबर का। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए पर्सन इन ए माइन, मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब कौन कौन पर्सन एम्प्लॉयड है माइंस में, उसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखने का चीज़ है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हु वर्क्स एज द मैनेजर, मतलब जो मैनेजर बन के काम करेगा माइंस में, वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। हु वर्क्स अंडर अपॉइंटमेंट बाय द ओनर एजेंट मैनेजर, ये जो OAM ओनर एजेंट मैनेजर है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है OAM है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हु वर्क्स अंडर अपॉइंटमेंट बाय द ओनर एजेंट मैनेजर ऑफ द माइन और हु वर्क्स विद द नॉलेज ऑफ द मैनेजर। मतलब ये 3 लोग उसको अपॉइंट किया है काम करने के लिए माइंस में, वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। या फिर मतलब मैनेजर का नॉलेज में है कि ये बंदा आया है काम करने के लिए माइंस में, तो वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, मे और मे नॉट बी पेड वेजेस, उसको सैलरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पर्सन एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, तो मैनेजर खुद कहलाएगा, जो OAM के द्वारा अपॉइंटेड होगा उसको वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा, और जो मैनेजर के नॉलेज में काम कर रहा है वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा। जो जिसको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर ये ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो भी वो एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर सच एम्प्लॉयमेंट इज नीडेड। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखते हैं, जो रेड मार्क है उसको एक्सक्लूड किया गया है। इधर देखिए नीचे भी रेड मार्क है, बाकी सब हम पढ़ लेंगे अभी। इन एनी माइनिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग द concomitant operations of handling and transport of minerals up to the point of dispatch and of gathering sand and transport thereof to the mine। ठीक है, अगर कुछ भी माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है जो कि हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि कुछ माइंस में मिनरल मतलब वही जो ओर वगैरह है, आपका जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको लोड करने के लिए डिस्पैच ट्रक में मानुअल लोग जैसे आते हैं, या फिर कोई बाहर का आदमी आया, तो वो सब भी माइंस में एम्प्लॉयड कहलाएगा। उसी दिन के लिए भी हो, लेकिन जिस दिन वो आएगा काम करने के लिए उसी दिन के लिए हो, लेकिन वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, उनका भी गेट पास बनाया जाता है माइंस में, इसलिए। ठीक है, सेकंड में है इन ऑपरेशन ऑफ सर्विस रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान। इन ऑपरेशंस और सर्विसेज रिलेटिंग, ठीक है, कुछ सर्विस करने के लिए आया है, जैसे कि AC सर्विस करना, AC ख़राब हो गया आपके माइंस के अंदर कहीं ऑफिस में, उसको सर्विस करना आया है। कोई एक्सकावेटर है वो ख़राब हो गया, उसको सर्विस करना आया है। ठीक है, जो भी आया है एक दिन के लिए भी हो, लेकिन वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, वेल्स और एनी बिल्डिंग वर्क नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, अगर फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो सारे एक्सक्लूडिंग होगा, मतलब उसको एम्प्लॉयड पर्सन नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हो गया माइंस के जस्ट साइड में कोई बना रहा है, एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, मंदिर बना रहा है। ठीक है, वो मंदिर बनाने के जो आदमी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या माइंस में एम्प्लॉयड है क्या, उसको नहीं बोलेंगे। तो सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 नंबर का पॉइंट। इन ऑपरेटिंग, सर्विसिंग, मेंटेनिंग और रिपेयरिंग एनी पार्ट ऑफ एनी मशीनरी यूज्ड इन और अबाउट द माइन। ठीक है, मतलब वही बोल रहा था, अगर कोई वोल्वो का मशीन चल रहा है, आपका एक्सकवेटर चल रहा है, ठीक है, तो उसका अगर वो ब्रेक डाउन हो गया तो या फिर उसको सर्विस करने के लिए कोई सर्विस इंजीनियर आता है, एक दिन के लिए आता है, लेकिन उसी एक दिन के लिए वो एम्प्लॉयड कहलाएगा।
लेकिन वो जो आ रहा है वो मैनेजर के नॉलेज में रहेगा, और वो मतलब अगर मतलब काम करने जा रहा है माइंस में तो मैनेजर के नॉलेज में रखा हुआ होगा, तब जाके वो मतलब जैसे गेट पास साइन करते हैं तो वही सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो वो भी हमारा इंक्लूडेड रहेगा एम्प्लॉयड पर्सन में। 4 नंबर का पॉइंट है, इन ऑपरेशन विद द प्रीमिसेस ऑफ द माइन ऑफ लोडिंग और डिस्पैच ऑफ मिनरल्स। माइंस के अंदर, प्रीमिसेस ऑफ द माइंस मतलब माइंस का अंदर, माइंस का बाउंड्री का अंदर अगर कोई भी डिस्पैच और लोडिंग और डिस्पैच ऑफ मिनरल्स, वही जो बोल रहा था कि लोडिंग करने के लिए आ रहा है लेबर लोग, तो वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा। इन एनी ऑफिस ऑफ द माइन, ऑफिस में कोई काम कर रहा है, ठीक है, ऑफिस बॉय होगा तो वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा ऑफिस में, क्योंकि वो ऑफिस में काम कर रहा है। इन एनी वेलफेयर, हेल्थ, सैनिटरी और कंजर्वेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट और वॉच एंड वार्ड विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द माइन। मतलब वेलफेयर मतलब हो गया, वेलफेयर काम क्या होता है, जैसे कि साफ़ सफाई हो गया, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह हो गया, कि कैंटीन का काम हो गया, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड कुछ काम हो गया डिस्पेंसरी में, ठीक है। सैनिटरी मतलब वही साफ़ सफाई और कुछ भी सैनिटरी वर्क होगा, ठीक है। कंजर्वेंसी मतलब वही है सेम है। तो वॉच एंड वार्ड मतलब सिक्योरिटी का काम होगा, माइंस का प्रीमिसेस में मतलब माइंस का अंदर काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयड कहलाएगा। लेकिन एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल एरिया, अगर ये वाला काम सारा काम माइंस के प्रीमिसेस में कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड कहलाएगा, अगर रेसिडेंशियल एरिया में कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इन एनी काइंड ऑफ वर्क व्हाट्स ओवर विच इज़ प्रिपरेटरी टू इंसिडेंटल और कनेक्टेड टू माइनिंग ऑपरेशन। देखिए कोई भी काम, कोई भी वर्क हो जो कि मतलब प्रिपरेटरी वर्क होता है माइनिंग ऑपरेशन के रिलेटेड, जैसे कुछ प्लांट बन रहा है, अभी हमारा प्लांट बन रहा है इधर, उसका जो प्रिपरेटरी काम होता है, सिविल का काम होता है, उसका जो बेस बनाता है, कुछ भी ऐसा होता है जो आता है, आदमी लोग काम करने आता है, उसको भी हम एम्प्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। वो ऐसे बाहर से आके डायरेक्ट काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इज इट नेसेसरी फॉर ए पर्सन वर्किंग इन ए माइन टू बी अपॉइंटेड बाय द मैनेजर। देखिए नेसेसरी तो वो है नहीं कि मैनेजर अपॉइंट करेगा, ऑनर एजेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, नो, वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैनेजर के नॉलेज में रहेगा, जो भी आदमी आएगा काम करने के लिए वो नेसेसरी है, लेकिन उसको एजेंट और ओनर भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। सम ऑफ द पर्सन्स इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी सुपरवाइजर्स वर्किंग इन ए माइन आर नॉट पेड वेजेस आइदर बाय द कॉन्ट्रैक्टर और बाय द ओनर वेदर दे शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द माइन। कि कोई भी उसको वेजेस मतलब सैलरी नहीं दे रहा है, वो जो काम कर रहा है उसको कोई भी सैलरी नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा है, ओनर भी नहीं दे रहा है, फिर भी वो एम्प्लॉय कहलाएगा कि नहीं, यही क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय कहलाएगा, उसका आंसर होगा सी, क्योंकि उधर जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था, दिखा देता हूँ, मे और मे नॉट बी पेड वेजेस, ठीक है, मे और मे नॉट बी पेड वेजेस लिखा हुआ है, वही है उसका आंसर है। तो देख लीजिए इसका आंसर होगा क्या, यस होगा, ठीक है, आंसर सी यस होगा इसका आंसर, कि अगर वो पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है फिर भी वो एम्प्लॉय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखिए, थोड़ा आप पहले मैं पढ़ लेता हूँ। ए पर्सन इज सेड टू बी नॉट एम्प्लॉयड इन द माइन, मतलब एम्प्लॉयड नहीं बोला गया है, नॉट एम्प्लॉयड, कौन एम्प्लॉयड नहीं है, हु वर्क्स एज मैनेजर। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा वही था, हु वर्क्स एज मैनेजर, तो ये एम्प्लॉयड है। हु वर्क्स एज पर अपॉइंटमेंट इशू बाय मैनेजर, मतलब मैनेजर अपॉइंट कर रहा है वो बंदा को, OAM करता है, ओनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है, मैनेजर अकेला कर रहा है तो भी वो अपॉइंट है, मतलब एम्प्लॉयड है, ठीक है। सी में हु वर्क्स इन द ऑफिस ऑफ द माइन, ये तो लिखा हुआ था पूरा डायरेक्ट, ये तो एम्प्लॉयड है। डी में क्या है, हु वर्क्स एज ए पंप ऑपरेटर इन ए रेसिडेंशियल एरिया ऑफ द माइन, रेसिडेंशियल एरिया इधर लग गया, तो
तो रेसिडेंशियल एरिया में जो भी काम कर रहा है कोई भी बंदा, ठीक है, वो हमारा एम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। तो इसका एक निकल गया, डी होगा। फिर आगे पढ़ लेते हैं। हु वर्क्स इन द साइडिंग्स विद इन द माइन प्रीमिसेस। साइडिंग मतलब क्या होता है कि रेलवे साइडिंग जैसे हो गया, ठीक है, वही होता है वही। तो माइंस प्रीमिसेस में वो है, मतलब माइंस के बाउंड्री के अंदर है, तो वो रेलवे साइडिंग में काम कर रहा है, फिर भी वो माइंस के अंदर है, तो वो माइंस का हुआ, वो साइडिंग माइंस का हुआ। फिर वो बंदा भी एम्प्लॉयड पर्सन है। हु वर्क्स एज ए मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर लोग मैं बोला था अभी लोडिंग के लिए आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए आ रहा है, मैनुअल काम करने के लिए आ रहा है, जो कि मशीनरी से नहीं होता है, ठीक है, वही लोग को हम मैनुअल लेबर बोलते हैं। जो कि मतलब वही क्या बोलते हैं, फावड़ा साबल ये सब वगैरह लेके काम करता है, आक्स वगैरह लेके काम करता है ये सब, तो वो लोग को हम मैनुअल लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एम्प्लॉयड पर्सन है। हु नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। हु वर्क्स एज ए ड्रिल ऑपरेटर टू क्रिएट ए बोरवेल नॉट इनसाइड द माइंस प्रीमिसेस। ये देखिए, नॉट इनसाइड द माइंस प्रीमिसेस लिखा हुआ है, तो ये माइंस का बाउंड्री के अंदर ये काम नहीं हो रहा है, ये माइंस का बाहर काम हो रहा है, तो इसको हम एम्प्लॉयड पर्सन नहीं बोलेंगे, ठीक है। एच सर्विस इंजीनियर ऑफ एक्सकावेटर फ्रॉम वोल्वो। ठीक है, वोल्वो का एक्सकावेटर का सर्विस इंजीनियर आया हुआ है, एक दिन के लिए आया हुआ है, लेकिन वो मैनेजर को बोल के आएगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं इसमें एक्सकावेटर एक है उसको सर्विसिंग करने के लिए जा रहा हूँ, वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया इधर, डी जो कि रेसिडेंशियल एरिया था, और एक है जी। आंसर देख लेते हैं, डी एंड जी राइट आंसर है। अंडर द माइंस एक्ट ए पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड in a mine who works as dash or who works under appointed by the owner agent manager of the mine or with the knowledge of the manager whether for wages or not in any mining operation। वही सेम डेफिनेशन है। वो देखिए, वो ये क्या होगा, ए माइन हु वर्क्स एज डैश, ठीक है, जो वर्क्स एज मैनेजर ही होगा। हम पढ़े थे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था मैनेजर ही था, हु वर्क्स एज मैनेजर और हु वर्क्स अंडर अपॉइंटेड बाय ओनर एजेंट और मैनेजर। इसको भी डैश देके पूछ सकता है कि ऑप्शन में लिख देगा ओनर ओनली, एजेंट ओनली, मैनेजर ओनली, OAM ऐसा लिख देगा, तो उसका आंसर आप भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है, आपको अभी बता दिया। इसका राइट आंसर होगा ए, मैनेजर ही होगा इधर। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पेक्टर। एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, चीफ इंस्पेक्टर बोला कि मैंने, जो होता है कि DG होता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, इंस्पेक्टर तो बहुत टाइप का है। अभी जो रीजनल इंस्पेक्टर मेनली जिसको बोलते हैं RI, ठीक है, रीजन होता है, डिफरेंट रीजन होता है, जैसे कि हमारा रांची रीजन हो गया, झारखंड रीजन हो गया, और हमारा अभी भुवनेश्वर रीजन हो गया। तो उधर एक DGM ऑफिस होता है और उसका भी रीजनल इंस्पेक्टर वगैरह रहता है, ठीक है। तो वो हमारा रीजन का इंस्पेक्टर है, RI जिसको बोलते हैं, उसी के बारे में हम इधर बात कर रहे हैं, ठीक है। एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट इंक्लूड्स ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व्हेन एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्म एनी ड्यूटी ऑफ एन इंस्पेक्टर व्हिच इज एम्पावर्ड बाय दिस एक्ट टू एक्सरसाइज और परफॉर्म। इसका मतलब यही लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंस्पेक्टर का काम करेगा, या फिर उसको भी इंस्पेक्टर का पावर मिलेगा। कब मिलेगा और कैसे मिलेगा वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इधर ओनली लिखा गया है व्हिच ही इज एम्पावर्ड बाय दिस एक्ट। इसी एक्ट में लिखा गया है कि वो कैसे पावर उसको मिलेगा और वो क्या क्या पावर उसमें रहेगा, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। नेक्स्ट है माइन का डेफिनेशन दिया गया है, और माइन में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एन एक्सकैवेशन वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पज फॉर सर्चिंग फॉर और ऑब्टेनिंग मिनरल्स हैज़ बीन और इज बीइंग कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स, ठीक है। मतलब कोई भी एक्सकैवेशन हो रहा है और यानी मतलब ऑपरेशन ऐसा चल रहा है कि सर्चिंग फॉर द ऑब्टेनिंग मिनरल्स, मतलब मिनरल ऑब्टेन करने के लिए एनी एक्सकैवेशन हो रहा है, उसको हम माइन बोलेंगे, ठीक है। हैज़ बीन और इज बीइंग कैरिड ऑन, मतलब वो हो रहा है, या फिर मतलब अभी बीइंग कैरिड मतलब अभी चल रहा है, या फिर चलेगा, या फिर चल रहा था, ठीक है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या माइंस में आएगा।
ऑल बोरिंग borehole, all shafts in or adjacent to and belonging to a mine either in the course of being sunk or not. मतलब कोई भी बोरिंग होगा, बोरहोल होगा, शाफ्ट होगा, ठीक है, adjacent to और belonging to a mine either in the course of being sunk or not, मतलब माइंस के अंदर होगा या फिर माइंस के साइड में होगा, जो कि either in the course of being sunk or not, मतलब काम चल रहा है या फिर मतलब शाफ्ट सिंकिंग का काम हो गया अभी, लेकिन अगर अभी भी चल रहा है तो फिर भी उसको हम माइंस के अंदर में लेंगे, इंक्लूड होगा माइंस के अंदर। ये ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि जैसे कि हम देखेंगे कि वेंटिलेशन शाफ्ट वगैरह, अगर माइंस इधर है तो वेंटिलेशन शाफ्ट वगैरह कहीं पे दूर पे थोड़ा बन रहा है कि माइंस के साइड में बगल में बन रहा है, इसलिए वो भी हमारा माइंस में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ऑल लेवल्स एंड इंक्लाइंड प्लेन्स द कोर्स ऑफ बीइंग ड्रिवन, ठीक है, लेवल और इंक्लाइन वगैरह तो मतलब माइन में ही इंक्लूड होगा। ऑल ओपन कास्ट वर्किंग्स, पूरा ओपन कास्ट जाएगा माइंस में। ऑल कन्वेयर और एरियल लूपवेज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अगर कन्वेयर वगैरह और एरियल वे वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो भी हम उसको माइंस में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि लेकिन इधर थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा है कि अगर कन्वेयर पूरा इधर से माइंस से 5 किलोमीटर कहीं प्लांट तक जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा माइंस में काउंट होगा कि नहीं, लेकिन वो मतलब वो माइंस में वो तो ओनर का ही रहेगा, वो जो कन्वेयर लगा हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल्स इधर मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया है। फिर भी जो भी कन्वेयर और एरियल लूप वे है वो माइंस के अंदर जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो उसमें उसको हम लिखेंगे कि वो माइंस में मतलब इंक्लूड होगा करके। ऑल ऑडिट्स लेवल्स प्लेन्स मशीनरी वर्क रेलवेज ट्रामवेज एंड साइडिंग्स इन और एडजेसेंट टू एंड बिलोंगिंग टू ए माइन, ठीक है, ये सब कुछ अगर माइंस में कुछ पास में होगा या फिर माइंस के अंदर बिलोंग करता है तो उसको भी हम माइंस बोलेंगे। नेक्स्ट, ऑल प्रोटेक्टिव वर्क्स बीइंग कैरिड आउट इन और एडजेसेंट टू ए माइन, कोई भी प्रोटेक्टिव वर्क चल रहा है जैसे कि बाउंड्री बन रहा है तो भी वो हमारा मतलब माइंस में काउंट होगा, ठीक है। ऑल वर्कशॉप और स्टोर्स सिचुएटेड विद इन द प्रेमिसेस ऑफ ए माइन and under the same management and used preliminary for the purpose connected with that mine or a number of mines under the same management, अगर पास में 2-3 माइंस है सेम मैनेजमेंट का या फिर सेम ओनर का, तो जैसे कि एक वर्कशॉप रहता है, सेंट्रल वर्कशॉप जैसे रहता है, तो वो सब भी माइंस में इंक्लूड रहेगा। ऑल पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, कन्वर्टर स्टेशन, रेक्टिफायर स्टेशन एंड एक्यूमुलेटर स्टोरेज स्टेशन फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी सोलली और मेनली, ये जो पॉइंट है सोलली और मेनली, इसमें क्वेश्चन आएगा डैश और डैश लिखेगा ऐसा, सोलली और मेनली, इसको थोड़ा फोकस कीजिए। मतलब सोलली मतलब अकेला हमारा माइंस को दे रहा है, मेनली मतलब मेनली हमारा माइंस को ही दे रहा है और बाकी और किसी को सप्लाई नहीं दे रहा है पावर स्टेशन से, तो फिर वो हमारा माइंस के इंक्लूड में आएगा। फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग द माइन और ए नंबर ऑफ माइंस अंडर द सेम मैनेजमेंट, ठीक है, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। एनी प्रीमिसेस फॉर द टाइम बीइंग यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग सैंड और अदर मटेरियल फॉर यूज इन ए माइन और फॉर डिपॉजिटिंग रिफ्यूज फ्रॉम ए माइन और इन व्हिच एनी ऑपरेशन इन कनेक्शन विथ सच सैंड रिफ्यूज और अदर मटेरियल इज बीइंग कैरिड ऑन बीइंग प्रीमिसेस एक्सक्लूसिवली ऑक्युपाइड बाय द ओनर ऑफ द माइन। इसका मतलब यही है कि अगर मतलब कोई जैसे कि मतलब सैंड डिपॉजिट करने के लिए या फिर रिफ्यूज़ मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ मतलब वही ओवरबर्डन होता है। अगर हमारा माइंस इधर है, हमारा माइंस में थोड़ा मतलब स्पेस कम है या फिर जगह कम है, तो ओनर का कोई लैंड है पास में 2 किलोमीटर के साइड में कोई लैंड है, तो उधर हम मतलब रिफ्यूज़ डिपॉजिट कर सकते हैं, सैंड डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो माइंस का मतलब ऑक्यूपाइड बाय तो ओनर तो लिखा हुआ है लेकिन वो भी माइंस में काउंट होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तो अभी परमिशन नहीं है। फिर भी अगर ओनर का कोई लैंड होता है तो वो भी माइंस में काउंट होगा, ऐसा करके इधर लिखा गया है। एनी प्रीमिसेस और adjacent to and belonging to a mine on which any process ancillary to getting dressing preparation or sale of mineral or coke is being carried on, मतलब any premises और adjacent to mine मतलब माइंस का अंदर फिर माइंस का साइड में अगर कुछ काम चल रहा है
मतलब ओवर सेल करने के लिए, जैसे कि ओवर को ड्रेसिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसको छोटा छोटा साइज करते हैं, वो सब भी माइंस का अंदर में जाएगा वो प्लेस। ठीक है, वही लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। which of the following is not included in the definition of mind। मतलब माइंड का जो डेफिनेशन है उसमें इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, यही पूछ रहा है। ठीक है, ए पावर स्टेशन इंस्टॉल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द माइन सोलली सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू माइंस। मतलब कोई पावर स्टेशन है जो कि सोलली सप्लाई कर रहा है। तो मैं क्या बोला था, सोलली सप्लाई करेगा या फिर सोलली और मेनली, ये दो वर्ड लिखा हुआ था। अगर सोलली कोई सप्लाई कर रहा है तो वो माइंस में इंक्लूड होगा। ऑल वर्क्स ऑफ इन प्रीमिसेस ऑफ द माइन, मतलब माइंस का अंदर है तो माइंस का प्रीमिसेस में कोई वर्कशॉप रहेगा वो तो माइन में ऑब्वियसली इंक्लूड होगा। ऑल स्टोर इन द प्रीमिसेस ऑफ द माइन, कोई भी स्टोर रहेगा वो भी रहेगा। ठीक है, रेसिडेंशियल कॉलोनी ऑफ वर्कर्स विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द माइन। अगर कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी ऑफ वर्कर्स है, जो कि मतलब रेसिडेंशियल वाला वर्ड लग गया तो यही नहीं होगा, जो कि माइंस के अंदर है, लेकिन उसको हम माइंस नहीं बोलेंगे, वो माइंस का कोई काम में नहीं आ रहा है, ओनली वर्कर लोग उधर स्टे कर रहा है। ठीक है, माइंस का फ्यूचर के काम में भी नहीं आ रहा है माइनिंग का। ठीक है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर द माइंस एक्ट 1952। ए माइन डज नॉट इंक्लूड, मतलब कौन सा इनमें से कौन सा माइन इंक्लूड नहीं होगा। ऑल मशीनरी इन और एडजेसेंट टू एंड बिलोंगिंग टू ए माइन, मतलब कोई भी मशीनरी है जो कि माइंस को बिलोंग करता है या फिर एडजेसेंट है तो माइंस कहलाएगा, ये तो सही है। बी ऑप्शन, एनी प्रीमिसेस फॉर द टाइम बीइंग यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग सैंड बीइंग प्रीमिसेस एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ऑफ द माइन, ओनर का है तो भी उसको बोलेंगे। रेलवेज और रेलवेज इन और एडजेसेंट टू और बिलोंगिंग टू ए माइन, रेलवेज पास में है तो मतलब माइंस का बिलोंग करता है तो वो भी माइंस कहलाएगा। सबस्टेशन सप्लाइंग पावर सोनली टू ए हॉस्पिटल ऑफ ए माइन। अच्छा ये देखिए, सबस्टेशन सप्लाइंग पावर सोनली, इधर तो सोनली लिखा हुआ है, टू ए हॉस्पिटल ऑफ ए माइन लिखा हुआ है। माइंस का हॉस्पिटल को तो पावर दे रहा है, लेकिन हॉस्पिटल कहाँ पे है, माइंस का हॉस्पिटल बाउंड्री के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, गांव में हो सकता है, कहीं दूर में हो सकता है माइंस का हॉस्पिटल। ठीक है, ऐसा तो लिखा नहीं है कि वो माइंस का बाउंड्री के अंदर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑल ओपन कास्ट वर्किंग ये तो इंक्लूड रहेगा, इसका आंसर डी होगा। देख लेते हैं, हाँ आंसर सही है, डी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, द एजेंट एंड मैनेजर आर द पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। ठीक है, ये तो सही है, मैनेजर और एजेंट दोनों एम्प्लॉयड पर्सन है। एनी पर्सन हु आर नॉट पेड आर सेड टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस। ठीक है, जो पर्सन को वजेस नहीं दिया रहा है कि सैलरी नहीं दे रहा है उसको भी हम एम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, ये भी सही है। ए सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड एट डिस्पैच साइट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। ठीक है, ये बोला है कि जो डिस्पैच साइट में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको हम एम्प्लॉयड पर्सन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, ये तो सही है, उसको बोलना चाहिए। ये वाला गलत है, सी वाला। बाकी नीचे देख लेते हैं, ए बी सी, ए भी तो सही है, सी वाला ओनली करेक्ट है, डी भी नहीं होगा। ई में देखिए क्या है, हाफ ए किलोमीटर अवे फ्रॉम द माइंस देयर इज ए रेलवे साइडिंग एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन रेलवेज, मतलब इंडियन रेलवेज के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब इसका ओनर माइंस का ओनर नहीं है। फिर आगे देखते हैं, एक्सक्लूसिवली टू लोड एंड डिस्पैच मिनरल्स ऑफ दैट माइन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए माइन। ठीक है, इधर सही लिखा हुआ है कि ये तो इसका ओनर तो इंडियन रेलवे है और ये नॉट कंसिडर्ड एज ए माइन, ये भी सही है। ठीक है, जो इनकरेक्ट है तो फिर कौन सा है, ये सी वाला इनकरेक्ट है, इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी सेड टू बी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, मतलब इनमें से कौन एम्प्लॉयड पर्सन है माइंस में, वही पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ए पर्सन टेम्पररीली एंगेज इन ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इन डाइवर्टिंग ए रोड व्हिच इज नेसेसरी टू एक्सपेंड माइनिंग ऑपरेशन, मतलब एक्सपेंड माइनिंग ऑपरेशन का फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। उधर एक पॉइंट लिखा गया था, अगर कुछ काम ऐसा हो कि माइनिंग का फ्यूचर के इंक्लूड हो तो उसको एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये फर्स्ट आई वाला तो करेक्ट है। ए पर्सन एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल इन द लीज होल्ड एरिया स्पेसिफिकली मेड फॉर द शॉपिंग ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन माइंस। ये शॉपिंग मॉल कुछ काम में नहीं आएगा माइनिंग ऑपरेशन का, ठीक है। तो ये जो पर्सन उसको बना रहा है उसको एम्प्लॉयड पर्सन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए वर्कशॉप ओन्ड बाय द ओनर, मतलब ओनर का कोई वर्कशॉप है लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द माइन बट एक्सक्लूसिवली टू मेंटेन द डंपर्स यूज्ड इन द माइन, मतलब ओनली माइंस का डंपर ठीक होने के लिए उधर जा रहा है 10 किलोमीटर और ओनर का भी है, तो इसको भी हम, ठीक है, इधर जो काम करे उसको भी हम एम्प्लॉयड पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 ये दोनों सही है। कहाँ पे है 1 और 3? 1 and 3 ओनली, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ माइन अंडर माइंस एक्ट 1952? एनी एक्सकवेशन व्हिच हैज बीन मेड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, अगर पानी रखने के लिए कोई एक्सकवेशन हो रहा है, ठीक है। एन एक्सकवेशन व्हिच वाज मेड फॉर ड्राइविंग एन एक्सप्लोरेटरी ट्रेन, ठीक है। माइनिंग में मतलब माइंस में ट्रेन, कौन सा माइंस बोल रहा है ये? कोई एक्सकवेशन हो रहा है, ट्रेन्स मतलब जैसा कि गांव में नाला जैसा होता है वो उसको ही ट्रेन्स बोलते हैं। एनी एक्सप्लोरेटरी बोरहोल ड्रिल्ड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल सीम, ठीक है। एक्सप्लोरेशन हो रहा है कोल सीम पहचानने के लिए। ए टनल एक्सकावेटेड फॉर टेस्टिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, कोई टनल बनाया गया है एक्सप्लोसिव टेस्ट करने के लिए। तो उनमें से बोल रहा है कि माइंस का डेफिनेशन में इनमें से कौन सा करेक्ट है। माइंस का जो डेफिनेशन दिया गया है उनमें से इनमें से कौन सा आता है, ठीक है। आंसर होगा ई, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, मतलब ट्रेंच बनाने के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए जो यूज़ हो रहा है तो उसको भी हम माइनिंग बोलेंगे। ट्रेंच मतलब क्या होता है कि जैसे कि ड्रेन जैसा बनाते हैं, जैसे कि गांव में ड्रेन बनता है वैसा ही ड्रेन बनाते हैं ताकि ये एक्सपोज करने के लिए कि कहाँ पे और है, या फिर कहीं पे पानी जाने के लिए ट्रेंच बनाते हैं, इसको ही हम ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ई। अभी देखेंगे डेफिनेशन का अभी। मिनरल्स, ऑल सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग, ड्रिलिंग, डिगिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, क्वारिंग और by any other operation and include mineral oils, natural gas and petrol, मतलब मिनरल्स में इधर मिनरल ऑयल्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लेकिन जो MMDR एक्ट है उनमें लिखा गया है कि एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। जो एक्ट में लिखा हुआ है उसको ही हम मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस ऑफ द माइन, एन ऑफिस एट द सरफेस ऑफ द माइन कंसर्न, मतलब ऑफिस ऑफ द माइन इसीलिए लिखा गया है अगर कोई कंपनी जैसे कि दिल्ली में हो तो उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और वो उधर से ही उसका ऑफिस चलाता है और उसका माइन से लीज लिया गया है कि उड़ीसा में, तो इसीलिए बोला गया है कि अगर वो जो दिल्ली का ऑफिस है उसको हम ऑफिस ऑफ द माइन नहीं बोलेंगे। माइंस के सरफेस में जो ऑफिस होगा उसको ही हम ऑफिस ऑफ द माइन बोलेंगे, ठीक है, जो कि हमारा माइन में इंक्लूड रहेगा। ओपन कास्ट वर्किंग, acquiring or an excavation where any operation for the purpose of searching or obtaining minerals has been or being carried on, मतलब कोई एक्सकवेशन हो रहा है मिनरल ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। नॉट बीइंग ए शाफ्ट और एन एक्सकवेशन व्हिच एक्सटेंड बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, और नीचे लिखा गया है कि नॉट बीइंग ए शाफ्ट, मतलब कोई शाफ्ट होगा तो वो भी तो एक्सकवेशन है ना, और ऑब्टेन करने के लिए उसको हम नहीं बोलेंगे। और एन एक्सकवेशन व्हिच एक्सटेंड बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, मतलब सुपरजेशन ग्राउंड के बिलो में कोई एक्सकवेशन जा रहा है या फिर कोई शाफ्ट का एक्सकवेशन चल रहा है मिनरल ऑब्टेन करने के लिए, तो हम उसको ओपन कास्ट वर्किंग नहीं बोलेंगे। तो इधर सुपरजेशन ग्राउंड ये वाला पॉइंट बहुत ही, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है सबको लगता है कि ये वाला क्या है, थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो इसको हम समझते हैं। सुपरजेशन ग्राउंड मतलब सिंपली इधर देखिए नीचे लिखा गया है
उपरिवर्ती भूमि मतलब लाइंग ओवर और एबव समथिंग एल्स, मतलब ऐसा कोई एक्सकर्शन हो जिसका ऊपर भूमि हो, ठीक है। मतलब अगर इधर से हम कोई इंक्लाइन जैसा बना के जाएंगे नीचे, अगर उसका ऊपर कोई भूमि है, मतलब ऊपर सर के ऊपर छत है, तो ही उसको हम बोलते हैं सुपरसेशन ग्राउंड, ठीक है। उसका अंदर नहीं जाएगा एक्सकर्शन, तो अगर जाएगा तो वो अंडरग्राउंड में काउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज्ड टू कॉल ऑल सब्सटेंसेस ऑब्टेनेबल फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिक क्वारिंग एंड इंक्लूड मिनरल ऑयल्स। अभी मैं आपको डेफिनेशन बताया कि ये किसका डेफिनेशन है, ये है मिनरल का डेफिनेशन है। मिनरल ऑयल भी मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस वगैरह भी है, उसमें इंक्लूड है। तो मेटल और ओवरबर्डन, माइन रिजर्व, नॉन ऑफ दिस, इनमें मिनरल नहीं है ये चार में, ये नॉन ऑफ दिस होगा। अगर किसी को पता नहीं होगा एग्जैक्टली तो इनमें से कोई मार्क आ जाएगा और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर है ई। A company has its registered office in Mumbai and has its mine in Odisha. Could a person employed in the registered office be considered to be employed in mine? कैसे होगा? उसका कोई रजिस्टर ऑफिस अगर मुंबई में है, अगर उस ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है तो वो माइंस में एम्प्लॉयड कैसे होगा? ऑप्शन देखिए, यस, नो, यस, पर्सन विजिट माइंस साइड एटलीस्ट वन टाइम। कोई विजिटर्स माइंस में एम्प्लॉयड पर्सन कैसे होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिफाइन तो किया गया है, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा नो। नेक्स्ट है ओनर का डेफिनेशन। ओनर का डेफिनेशन आप सब लोग थोड़ा मतलब कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, नहीं तो इसको समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट है और बार बार भूल भी जाते हैं सब लोग। देखिए, पहले लाइन बाय लाइन जाएंगे। जो डेफिनेशन लिखा हुआ है हमारा पीडीएफ में या फिर बुक में, उसको जस्ट उसको ब्रेक किया गया है इधर पॉइंट वाइज, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा देखेंगे तो हम समझ पाएंगे अच्छे से। पर्सन हु इज़ द इमीडिएट प्रोप्रिएटर और लीजी और ऑक्युपायर ऑफ द माइन, मतलब ऐसा पर्सन ओनर कहलाएगा जो कि इमीडिएट प्रोप्रिएटर है, लीजी है और ऑक्युपायर है द माइन। मतलब लीजी मतलब क्या है? जो कि उसका लीज होल्ड करता है, मतलब लीज जिसके पास है। लीज मतलब जो कि जैसे कि हमारा इस माइंस का लीज मिलता है, मतलब जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके पास है, वो ओनर कहलाएगा। ऑक्युपायर मतलब जो इसको ऑक्युपाई किया है ये लैंड को, वो ओनर कहलाएगा। प्रोप्रिएटर मतलब ये मतलब द एसेट ओनर, ठीक है। प्रोप्रिएटर मतलब क्या है? द एसेट ओनर, मतलब प्रॉपर्टी ओनर जो है वो भी हमारा ओनर कहलाएगा। और कौन कौन कहलाएगा? और लिक्विडेटर और रिसीवर इफ द बिजनेस ऑफ द माइन इज कैरिड आउट बाय देम। लिक्विडेटर क्या होता है? देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट में, ए लिक्विडेटर इज ए पर्सन विद द लीगल अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट क्लोजेस। मतलब अगर कोई, जैसा कि अगर कोई कंपनी है वो बैंक से लोन लिया है और वो लोन को चुका नहीं पाया, तो उसका कंपनी डूबने लगा, तो कोई लिक्विडेटर आया जो बोला कि मैं आपका माइंस चलाऊंगा और आपका लोन क्लियर करूंगा, ठीक है। वो लीगल अथॉरिटी उसको दिया गया है, मतलब कोर्ट तो मतलब नीलाम जैसे बोलते हैं ना, जैसे नीलाम करेगा तो फिर वो नेक्स्ट उसको लीगली कौन उसका लिक्विडेटर होगा? जो कि बैंक का लोन भी चुकाएगा, ठीक है, और तो फिर उसको ही लिक्विडेटर बोलते हैं। और रिसीवर क्या होता है? जब रिसीवर मतलब क्या रिसीव करेगा माइन से? प्रॉफिट रिसीव करेगा, तो उसको भी ओनर बोलते हैं, जो कि प्रॉफिट रिसीवर है। जैसे कि मतलब उसका जो प्रॉफिट होगा उसको कौन रिसीव करेगा? कोर्ट या फिर मतलब बैंक को ही देगा, ठीक है, वो भी ओनर कहलाता है। ये हो गया कौन कौन ओनर कहलाते हैं। और नीचे और एक पॉइंट है ब्लैक कलर का, देख लेते हैं। इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्टर और सबलीजी ऑल्सो, बट दैट विल नॉट एग्जेम्प्ट द ओनर फ्रॉम एनी लिएबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर और सबलीजी, अगर कोई मतलब ओनर है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम जाओ ये माइंस चलाओ, या फिर लीज ओनर तो कोई एक है जिसके पास लीज है। सबलीजी मतलब इसका भी सबलीजी है, इसको भी लीजी का अंडर में ये है, तो उसको भी हम ओनर कहते हैं। तो किसको नहीं कहता? ये जो रेड पॉइंट है इसको देखते हैं। डजंट इंक्लूड ए पर्सन हु मियरली रिसीव ए रॉयल्टी, रेंट और फाइन फ्रॉम द माइन।
मतलब ऐसा कोई पर्सन हो जो कि रॉयल्टी लेता है, रेंट लेता है, फाइन लेता है माइन से, तो उसको ओनर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अगर उसको हम ओनर बोल देंगे तो वो खुद सारे फाइन और रॉयल्टी के चक्कर में सारा पैसा हड़प लेगा। डजंट इंक्लूड ए पर्सन हु इज मियरली द ओनर ऑफ द सॉइल एंड नॉट इंटरेस्टेड इन द मिनरल ऑफ द माइन। मतलब ऐसा कोई पर्सन ओनर नहीं होगा जो कि सॉइल का ओनर हो, मतलब ये जो ज़मीन का मालिक मैं हूँ और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मिनरल में, मेरे को मिनरल क्या होता है क्या नहीं मेरे को कोई जाता आता नहीं है, लेकिन ये ओनर का जो सॉइल का ओनर मैं हूँ, मतलब ज़मीन का ओनर मैं हूँ, तो उसको हम माइंस का ओनर नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो ओनली तो एसेट ओनर है, मतलब लैंड का ओनर है, वो भी ओनर नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिए अच्छे से, इसका क्वेश्चन करेंगे तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द माइन। पर्सन हु इज इमीडिएट प्रोप्राइटर ऑफ द माइन, प्रोप्राइटर तो होगा, अभी ब्लैक कलर में फर्स्ट पॉइंट में था। पर्सन अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर ऑफ द माइन, लिक्विडेटर भी होगा। पर्सन हु इज द ऑक्युपायर ऑफ द माइन, तीनों एक ही लाइन में था, प्रोप्राइटर, लिक्विडेटर, ऑक्युपायर। 4 नंबर पॉइंट, पर्सन हु रिसीव्स ओनली रॉयल्टी ऑफ द माइन, जो रॉयल्टी लेता है उसको हम नहीं बोलेंगे, ये रेड कलर पॉइंट में था, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। रॉयल्टी, रेंट और ओनर ऑफ द सॉइल, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ओके ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज। ठीक है, ये तीन चीज माइंस एक्ट के अंडर में रहेगा। तो जो भी जिधर भी लिखा होगा प्रेस्क्राइब्ड, तो वही प्रेस्क्राइब्ड होगा, ये रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से वही लिखा गया है। ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, देखते हैं क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है। द पर्सन पोजेसिंग any recognized medical qualification as defined in clause H of section 2 of Indian मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ये जो 1956 इधर लिखा हुआ है, ये किसी किसी पीडीएफ में लिखा हुआ है 1959, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ये 1956 सही है। ठीक है, इसका जो सेक्शन 2 में है, सेक्शन 2 का एच में है, जैसे माइंस एक्ट का है ऐसे इसी एक्ट का भी, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का भी है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, ये एक्ट क्या है, 102 102 ऑफ 1956, हमारा माइंस एक्ट जैसा 35 ऑफ 1952 है, ये ऐसा भी है, सेम है। ठीक है, एंड हु इज एनरोल्ड ऑन ए स्टेट मेडिकल रजिस्टर एज डिफाइंड इन क्लॉज के ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, उसी सेक्शन 2 का क्लॉज के में जो डिफाइंड है कि मेडिकल रजिस्टर में, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को ही हम क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के हिसाब से माइंस में रख सकते हैं, या फिर उसको उसी पोस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये मेनली ये जो हमारा जो डॉक्टर रहते हैं माइंस में, वही जो मेडिकल, जो भी मतलब डॉक्टर रहते हैं डिस्पेंसरी में, उसको ही हम क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो रिले और शिफ्ट, देखते हैं ये रिले और शिफ्ट क्या है। शिफ्ट तो सबको पता है, ए बी सी शिफ्ट जैसा चलता है, तो रिले क्या है देख लेते हैं। Where work of same kind is carried out by two or more sets of person working during different periods of the day, each of such sets is called a relay and each of such period is called a shift। ठीक है, बहुत सिंपली लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कि ए शिफ्ट में कुछ बंदे आ रहे हैं, बी शिफ्ट में कुछ बंदे आ रहे हैं, लेकिन वो सारा लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही काम को कर रहे हैं। अगर ए शिफ्ट वाला कोई काम कर रहा है तो बी में उसी को ही कोई रिप्लेस करने के लिए और एक आएगा, तो उसी काम को करेगा। जो उनका जो ए शिफ्ट में जितना लोग आ रहे हैं, उनका जो सेट है, उनको हम रिले करते हैं, रिले बोलते हैं। ठीक है, बी में भी जो आता है उनको दूसरा रिले बोलते हैं। लेकिन जो टाइम पीरियड है 8 घंटा, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं रिले और उस टाइम पीरियड को बोलते हैं शिफ्ट। कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, और अच्छे से इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आएगा। रिपोर्टेबल इंजरी क्या है? एनी इंजरी अदर देन ए सीरियस बॉडीली इंजरी involving enforced absence of the injured person from the work for a period of 72 hours or more। मतलब ये बोल रहा है कि रिपोर्टेबल इंजरी क्या है, अगर मतलब किसी लोग को, किसी पर्सन को माइंस में लग गया, इंजरी हो गया, थोड़ा सा इंजरी हो गया, और वो मतलब फिर से वर्क में आएगा ना, ज्वाइन करेगा ठीक हो गए, तो उसको अगर 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगा,
ठीक है, तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टेबल इंजरी वो है। ठीक है, वही बोल रहा है। और बाकी जो इंजरी है, बाकी जो एक्सीडेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, माइनर क्या है, मेजर क्या है, ठीक है, फाटल क्या है, सीरियस बॉडीली इंजरी तो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो अभी के लिए जितना लिखा गया है उतना ही देखते हैं। तो सीरियस बॉडीली इंजरी क्या है, लिखा गया है एनी इंजुरी इन्वॉल्विंग द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्विंग साइटिंग, हियरिंग और फ्रैक्चर ऑफ बोन और फ्लैंजेस वगैरह लिखा हुआ है। हाथ की हड्डी जैसे भी हो गया, पैर की हड्डी टूट गया वो फिंगर के, तो वो सब भी हमारा सीरियस बॉडीली इंजुरी है। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ लॉस हो रहा है, परमानेंट लॉस हो रहा है, सीरियस बॉडीली इंजुरी। मतलब अगर मतलब जैसे कि क्या लॉस होता है, डंपर चढ़ गया पैर के ऊपर, पैर तो लॉस होता है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ सेक्शन और बॉडी। ठीक है, एक उंगली कट गया, एक, मतलब कटर मशीन से काटा था, उसका एक उंगली कट गया, वो तो सब होता रहता है। ठीक है, उसके साथ भी अगर आंखों में केमिकल चला गया, ठीक है, ब्लास्टिंग होने के टाइम में कान में कुछ हो गया, उसका पर्दा फट गया, ठीक है, उसका फ्रैक्चर हो गया, वो तो इंजुरी। मतलब देखिए, इंजुरी मतलब साधारण मतलब जो माइंस में लोग हैं क्या समझते हैं कि हमारा जैसे कि थोड़ा इंजर हो गया, ब्लड निकला, वही सब सोचते हैं, मतलब स्किन इंजर हो गया ऐसा सोचते हैं। नहीं, ये सीरियस बॉडी इंजरी ऐसा है कि अगर मतलब ब्लड भी नहीं निकलेगा, मतलब आंख खराब हो गया कि पूरा कान खराब हो गया, फ्रैक्चर हो गया अंदर से, तो भी उसको हम सीरियस बॉडी इंजरी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं वीक। वीक क्या है, वीक है ए पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, और जो डे क्या होता है, डे होता है ऐसा कि किसी भी दिन का मिडनाइट से स्टार्ट होगा और उसी का नेक्स्ट दिन तक चलेगा 24 आवर, उसको डे बोलते हैं। लेकिन वीक क्या है, वीक ओनली ऐसा है कि सैटरडे नाइट को ही चालू होना चाहिए। मतलब जो हम वीक कैलकुलेट करते हैं संडे से लेकर फिर से सैटरडे तक करते हैं, मतलब संडे मतलब क्या हुआ, संडे कब स्टार्ट होता है, सैटरडे का मिडनाइट में स्टार्ट होता है। तो इसी को याद रखिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा आगे, हम क्वेश्चन इसका करेंगे। CIM मतलब क्या है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और एन इंस्पेक्टर में अप्रूव अदरवाइज फॉर ए पर्टिकुलर एरिया। अगर कुछ दिक्कत है किसी एरिया में, तो उसके लिए अप्रूवल लाना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर के लिए, जिसके हिसाब से कि वो वीक का डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो है हमारा यही है। ठीक है, माइंस एक्ट में लिखा हुआ है और सारा जगह में ये होता है, अप्लीकेबल होता है। ठीक है। ठीक है, 2A देखते हैं, पर्सन वर्किंग बिलो ग्राउंड। ठीक है, बिलो ग्राउंड क्या है, ए पर्सन वर्किंग और एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इफ द वर्किंग इन ए shaft which is being sunk or working in a excavation extending below supervision ground। वो लिखा गया है कि शाफ्ट का काम हो गया है या फिर शाफ्ट का काम चल रहा है, उसी एरिया में कोई पर्सन काम कर रहा है, या फिर वर्किंग इन बिलो सुपरजेशन ग्राउंड। सुपरजेशन ग्राउंड बोला था मतलब आपके सर के ऊपर छत होगा। ठीक है, किसी छत के नीचे काम कर रहा है, मतलब वो जहां पे भी काम कर रहा है उसका ऊपर ऊपरवर्ती भूमि है, मतलब एबव ग्राउंड है, मतलब ऊपर भी मिट्टी है। ठीक है, उसको हम सुपरजेशन ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वही दो चीजें, शाफ्ट और बिलो सुपरजेशन ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड, बिलो ग्राउंड, जो भी बोलते हैं। पर्सन वर्किंग एबव ग्राउंड, ए पर्सन वर्किंग और एम्प्लॉयड एबव ground if he is working in an open cast working, not working below ground। ये लिखा गया है कि जो बिलो ग्राउंड नहीं है और मतलब एबव ग्राउंड में काम कर रहा है, उसको हम एबव ग्राउंड बोलेंगे। ठीक है, जो कि बिलो ग्राउंड नहीं है, बिलो ग्राउंड में तो बोल दिया शाफ्ट और सुपरस्टेशन ग्राउंड के नीचे नहीं होगा, बाकी जो रह गया वो सब एबव ग्राउंड है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 33। Under the Mines Act after amendment, a qualified medical practitioner means a medical practitioner who possesses any recognized medical qualification as defined in Clause H of Section 2 of Clause H of Section 2। ये भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये भी इधर से ही इन डैश, ये डैश करके बहुत बड़ा वाला पूरा लिख देता है। ठीक है, इधर तो आधा लिख दिया गया है, इसको याद रखिए। ठीक है, मैं क्या बोला था, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट कितना है, 56 है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, 56। इसका आंसर देखते हैं, सी राइट आंसर। A person working or employed in or in connection with a mine is said to be working or employed below ground if he is working or employed in a shaft which is in course of being sunk। ठीक है, ये शाफ्ट का काम चल रहा है। ठीक है, इन एनी एक्सकर्शन which does not extend below superjection ground does not extend below superjection ground। ठीक है, लेकिन एक्सटेंड बिलो होना चाहिए, सुपरजेशन ग्राउंड के नीचे काम करेगा तो उसको अंडरग्राउंड बोलेंगे। ठीक है, इसको रखते हैं।
इन एन ओपन कास्ट वर्किंग ये तो कभी नहीं होगा, ए और बी ये तो कभी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो ए वाला ही करेक्ट होगा। देखते हैं आंसर, ए वाला ही करेक्ट है। पूछ रहा है कि बिलो ग्राउंड कौन सा है, ए वाला ही एक ही हमको सही आंसर मिला, क्योंकि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 35। A dash injury means any injury other than a serious bodily injury which involves or in all probability will involve the enforced absence of the injured person from the work period of 72 hour or more। ठीक है, इसको बताइए ये क्या है। सीरियस bodily इंजुरी है, ठीक है। ये क्या इंजुरी हम पढ़े थे, दो इंजुरी पढ़े थे, एक सीरियस bodily इंजुरी और एक रिपोर्टेबल इंजुरी। इधर तो माइनर है, मेजर है, सीवियर है, फाटल है, लेकिन रिपोर्टेबल नहीं है। तो ये क्या होगा, ये तो 72 आवर्स से ज्यादा होगा तो रिपोर्टेबल इंजरी ही होगा। तो इधर तो ऑप्शन नहीं है, ई टिक करेंगे हम, नॉन ऑफ दिस। आंसर देखते हैं, ई सही है। इन माइंस वेयर द वर्क ऑफ सेम काइंड इज कैरिड आउट बाय टू और मोर सेट ऑफ पर्सन working during different period of the day, each such set is called dash and each such period is called dash। तो जिसको भी याद नहीं आ रहा है, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, जिसको भी कंफ्यूज लग रहा है कि मैं इनमें से क्या कौन सा मारूं, ठीक है, ये देखिए सच पीरियड, इसका मतलब क्या है, सच पीरियड मतलब कौन सा पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड का बात में बोल रहा है इधर। टाइम पीरियड होता है क्या होता है, शिफ्ट होता है इजीली। क्या 8 घंटा का टाइम पीरियड है, वो क्या है, एक ही शिफ्ट है। इधर शिफ्ट डाल देगा तो दूसरा वाला तो रिले याद ही है ना। ये आंसर ठीक होगा। चलो सही है। Reparable injury means any injury not being a serious bodily injury that cause an absence from work for a period of। reparable injury क्या है, 72 आवर्स तक absent रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा, 72 आवर्स और मोर। ये क्या लिखा है, 72 आवर्स और लेस, ये तो नहीं होगा। बाकी तो कुछ है ही नहीं, ये ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। आप अगर अच्छे से पढ़ेगा नहीं ना, ये देखिए 72 आवर्स देख के मार के आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक है, 38 देखते हैं। Which of the following is not treated as serious bodily injury। ठीक है, सीरियस bodily इंजरी कौन सा नहीं है, परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ये तो होगा, परमानेंट इंजरी टू द साइट और हियरिंग ये भी होगा, इंजरी टू थंब और राइट हैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज। अच्छा, 7 दिन के लिए बोल रहा है अभी, ठीक है, इसको देखेंगे अभी। परमानेंट फिजिकल इनकापेसिटी और फ्रैक्चर ऑफ एनी बोन, ये तो सीरियस bodily इंजरी है, फ्रैक्चर। तो ये सी वाला, नॉट लिखा है इधर, नॉट लिखा है, तो ये सी वाला ही होगा। ठीक है, तो देख ले आंसर, देखते हैं। हाँ, आंसर तो सी है, सही है। If any person only loses hearing due to an accident and does not sustain any external injury, such as injury is categorized as only hearing loss का इंजुरी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। अभी तो पढ़े थे हियरिंग लॉस, साइट लॉस या फिर फ्रैक्चर हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियस बॉडीली इंजुरी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी में लिखा हुआ है कि सीरियस बॉडीली इंजुरी। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, डी ऑप्शन है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी पर्सन ओनली लॉसेस हियरिंग, ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप करते हैं इसको। 41। which of the following will be considered a relay। ठीक है, कौन सा एक रिले के हिसाब से कंसिडर करता है। ए सोबल ऑपरेटर रिप्लेसिंग द अटेंडेंस क्लर्क। अरे यार, ये सोबल ऑपरेटर अटेंडेंस क्लर्क का काम कर लेगा तो उसको हम रिले बोलेंगे क्या, लास्ट में बोलूंगा क्या है। एन अटेंडेंस क्लर्क इज रिप्लेसिंग ए ब्लास्टर, एन ओवरमैन रिप्लेसिंग द ओवरमैन, ए माइनिंग सर्वर टेकिंग द जॉब ऑफ ओवरमैन, एन ओवरमैन टेकिंग द जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, देखिए जो काम कर रहा है कोई ए शिफ्ट में, उसको अगर रिप्लेस करता है कोई बी शिफ्ट में, नेक्स्ट शिफ्ट में, तो उसको जो जो दूसरा काम कर रहा है, मतलब दूसरा जो मतलब अलग काम कर रहा है, वो तो कभी भी रिले नहीं होगा, जो सेम काम कर रहा है वही होगा। तो सोबल ऑपरेटर रिप्लेसिंग अटेंडेंस क्लर्क, ये तो कभी नहीं होगा, सोबल ऑपरेटर कैसे करेगा अटेंडेंस क्लर्क का काम। ठीक है। हाँ, अटेंडेंस क्लर्क रिप्लेसिंग ए ब्लास्टर, ठीक है, ये भी नहीं होगा, सी वाला ही करेक्ट होगा, द ओवरमैन रिप्लेसिंग द अदर ओवरमैन। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको भी याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी आ गया सेक्शन 3। इसको, ये जो सेक्शन 3 है, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सडन केसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से क्वेश्चन मतलब
100% गारंटी इनमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सेक्शन से सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माइंस एक्ट का। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट दोज कंटेंट इन सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46 शैल नॉट अप्लाई टू। मतलब ये क्या बोल रहा है? मतलब देखिए सेक्शन 3 में क्या लिखा है, एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, मतलब ऐसा कुछ केसेस है जहां पे माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। माइंस एक्ट कहाँ लागू होता है? होल इंडिया, सारा माइंस में लागू होता है इंडिया का। लेकिन ऐसा भी कुछ केसेस है कहाँ जहाँ माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट दोज कंडीशन कंटेंट इन सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46 शाल नॉट अप्लाई टू। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी कंडीशन नीचे दिया गया है उधर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन ये जो 7, 8, 9, 40, 45, 46 है ये अप्लाई होगा, ये मस्ट अप्लाई होगा, इसको हम एग्जाम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको पूरा डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए 7 में क्या है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, 8 में क्या है, पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर और मेजर। 9 में क्या है, फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर। ये देखिए ये तीन सेक्शन क्या है, इंस्पेक्टर के बारे में है 7, 8, 9। अगर ये मतलब माइंस एक्ट कहीं पे लागू नहीं हो रहा है और उनमें से फिर ये इंस्पेक्टर का पावर ही उधर नहीं रहेगा माइंस में, तो वो जाके कैसे अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कहीं पे स्टोन माइनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, लेके चोरी कर रहा है, तो उसको कैसे पकड़ेगा? ठीक है, इसीलिए पावर ऑफ इंस्पेक्टर को पूरा स्पेशल ऑफिसर और इंस्पेक्टर को फुल पावर दिया गया है कि अगर कुछ भी केस हो जाए लेकिन ये सब लागू रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, प्रोहिबिशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। देखिए साधारणतः लोग क्या करते हैं, कहीं पे मतलब थोड़ा मतलब जंगल जैसा प्लेस है कि कुछ भी रूरल प्लेस है, उधर अगर मतलब कोई माइंस होता है, खदान होता है, तो क्या करते हैं लोग, जो पास के गांव के बच्चे लोग को बुला लेते हैं काम करने के लिए। ठीक है, महिला लोग को, वुमेन लोग को बुला लेते हैं काम करने के लिए। और देखिए जो कि आवार नहीं होता है वो तो घर का काम करते हैं, ये सब काम करेंगे माइंस में तो कहीं गिर जाएंगे, क्या होगा, कुछ डेंजर होगा। इसीलिए ये 40, 45 और 46 को पूरा स्ट्रिक्टली इधर लिखा गया है कि ये अप्लाई होगा। मतलब इसमें सब क्या लिखा है 40, 45 में, कि ये सब लोग काम नहीं करेगा माइंस में। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, उसका भी एक नया सर्कुलर आया है, उसको भी हम आगे पढ़ाएंगे जब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब काम माइंस में काम करने के लिए मना किया गया है माइंस एक्ट में। अगर नहीं तो अगर ये लागू नहीं होगा, इसको भी छूट दे देंगे, तो वो तो सब लाके बच्चे लोग को काम कराएगा माइंस में। ठीक है, इसीलिए ये सब अप्लाई होगा। ठीक है, 7, 8, 9, 40, 45, 46 हर जगह में एप्लीकेबल होगा। और इसको छोड़ के बाकी जो रह गया, वो जो आगे जो कंडीशन दिया गया है नेक्स्ट देखेंगे उसमें, वो बाकी सब लागू नहीं होगा। ये देखिए आ गया, ये जो कंडीशन दिया गया है यहाँ से नीचे तक। ठीक है, ये कंडीशन में माइंस एक्ट लागू नहीं होगा एक्सेप्ट क्या, 7, 8, 9, 40, 45, 46। ठीक है, आप लोग समझ गए। अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ओनली प्रोस्पेक्टिंग एंड नॉट ऑब्टेनिंग मिनरल फॉर यूज ऑफ यूजर सेल्फ। ठीक है, ऐसा मतलब माइनिंग माइंस में ऐसा एक्टिविटी चल रहा है जो कि ओनली प्रोस्पेक्टिंग है, मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन जैसा, देखने के लिए कि क्या एक्चुअली क्या है, मिनरल है कि नहीं, इधर क्या और है कि नहीं, या फिर इधर कुछ मिलेगा कि नहीं। ठीक है, और उसी काम के लिए अगर मतलब हो रहा है माइनिंग, तो उधर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन ये वाला 7, 8, 9, 40, 45 और 46, ये 6 पूरा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ कि ये 6 कंपलसरी अप्लीकेबल होगा। इसको छोड़ के जो बाकी है 1 to 88 जो भी है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम एम्प्लॉयड पर्सन 20 है, मतलब वो जो काम कर रहा है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, उधर मैक्सिमम एम्प्लॉयड पर्सन कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, डेप्थ डज नॉट एक्सीड 6 मीटर और 15 मीटर इन केस ऑफ कोल। अगर कोल का प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है तो उसका मैक्सिमम डेप्थ डेप्थ जो भी वो करेंगे उसका 15 मीटर करेंगे। और अगर कोल नहीं है, नॉन कोल है, तो उधर 6 मीटर रहेगा हाईएस्ट, उसको एक्सीड नहीं करेंगे। अगर एक्सीड किया तो माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। अगर 20 आदमी से ज्यादा हो गया तो माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा गया है। एक्सकावेशन डज नॉट बिलो सुपरस्टिशन ग्राउंड, मतलब वो उधर अंडरग्राउंड माइंस जैसा खुदाई नहीं करेगा। ठीक है, बिलो सुपरस्टिशन ग्राउंड मतलब वो बिलो सुपरस्टिशन ग्राउंड जाएगा ही नहीं, ओनली ऊपर से ही जो ओवरग्राउंड का काम करेगा या फिर ओपन कास्ट का काम करेगा। अगर चला गया नीचे तो उधर माइंस एक्ट लागू हो जाएगा, यही लिखा गया है। तो हम देख लेते हैं फिर से ए वाला।
मतलब प्रोस्पेक्टिंग मतलब एक्सप्लोरेशन का काम हो रहा है जिधर ही, ठीक है, देखने के लिए कि क्या और निकल रहा है। मैक्सिमम एम्प्लॉयड पर्सन कितना है, 20, 20 से ज्यादा होगा माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। डेप्थ 6 मीटर से ज्यादा होगा नॉन कोल में लागू हो जाएगा माइंस एक्ट। 15 मीटर कोल में, कोल में 15 मीटर से ज्यादा होगा डेप्थ तो माइंस एक्ट लागू होगा। एक्सकैवेशन डज नॉट एक्सटेंड बिलो सुपरस्टेशन ग्राउंड, अगर सुपरस्टेशन ग्राउंड के नीचे जा रहा है काम तो माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, अच्छे से पूरा इसको देख लीजिए। बी वाला पॉइंट देखते हैं। माइनिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कंकर, मोरूम, लैटराइट, बोल्डर, ग्रेवल, सिंगल ऑर्डिनरी सैंड, एक्सक्लूडिंग मोल्डिंग सैंड, ग्लास सैंड और अदर मिनरल सैंड। ठीक है, क्या लिखा है इधर, मतलब माइनिंग हो रहा है ऐसा जगह में जहां पे कंकर, मोरूम, लेटराइट, बोल्डर, ठीक है, ये सब निकल रहा है। जो ब्लैक कलर में है अगर ये सब निकल रहा है माइनिंग में तो उधर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग मोल्डिंग सैंड, ग्लास सैंड और मिनरल सैंड, मतलब ये एक्सक्लूडिंग क्या क्या है, एक्सक्लूडिंग मतलब ये जो ऑर्डिनरी सैंड लिख दिया है उसमें लिख दिया है कि एक्सक्लूडिंग, मतलब अगर मोल्डिंग सैंड, ग्लास सैंड और मिनरल सैंड निकल रहा है तो माइंस एक्ट पूरा लागू होगा। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दिया है, बाकी इसको छोड़कर और कुछ सैंड निकल रहा है तो उधर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। और किसमें लागू नहीं होगा, कंकर, मोरम, लैटराइट, बोल्डर, ग्रावेल, सिंगल ऑर्डिनरी सैंड। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से देखना है। और ऑर्डिनरी क्ले में लागू नहीं होगा, लेकिन कौन सा क्ले फिर एक्सक्लूड कर दिया है, काओलिन, चाइना क्ले, व्हाइट क्ले, फायर क्ले, ये जो चार क्ले रह गया इसमें माइंस एक्ट लागू होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग स्टोन, स्लेट, रोड मेटल, यार्थ, फुलर्स यार्थ, मार्ल, चक और लाइमस्टोन वगैरह। ठीक है, तो ऐसा पूछेगा कि लाइमस्टोन में माइंस एक्ट लागू होगा कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ओनली 7, 8, 9, 40, 45, 46 लागू होगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा था। जो रेड कलर वाला है वो क्या है, वो रेड कलर में माइंस एक्ट पूरा लागू होगा। ये रेड कलर है इधर, ये इसमें पूरा लागू होगा। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूड करा है इसलिए मैं रेड कलर किया हूँ, तो अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्डिंग स्टोन, ये हो गया। प्रोवाइडेड दैट वर्किंग डज नॉट बिलो सुपरस्टिशन ग्राउंड, तो ये सब में माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन उसका कंडीशन है। प्रोवाइडेड मतलब क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या है, वर्किंग डू नॉट एक्सटेंड बिलो सुपरस्टिशन ग्राउंड, मतलब वही सेम है, सुपरस्टिशन ग्राउंड के बिलो नहीं जाएगा। वेयर इन इट इज एन ओपन कास्ट वर्किंग, अगर ये सब ओपन कास्ट वर्किंग है तो उधर क्या है, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, वो 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा। मैक्सिमम एम्प्लॉयड पर्सन कितना होगा, 50 होगा। एंड एक्सप्लोसिव यूज नहीं करेगा, नहीं तो कोई कोई भी कहीं भी एक्सप्लोसिव फुटाएगा, ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, अगर 50 से ऊपर होता है तो माइंस एक्ट लागू होगा, 6 मीटर से ज्यादा डीप डेप्थ होता है तो माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। और एक्सप्लोसिव अगर वो यूज कर रहा है तो माइंस एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से और एक बार पढ़िए, जिसको मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा पीछे करके फिर से पढ़िए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो 2 नंबर का पॉइंट है क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अल्टर दिस कंडीशन इफ रिक्वायर्ड बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर कुछ हो रहा है इमरजेंसी में तो वो माइंस एक्ट को पूरा लागू कर सकता है। अगर ये सब कंडीशन वो फॉलो नहीं कर रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली उसको कंडीशन को चेंज कर सकता है। ये जो कंडीशन हम पढ़े अभी उसको चेंज कर सकता है। 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड then Mines Act will be applicable and OM has to inform the prescribed authority in prescribed manner and within the prescribed time। मतलब वो वही बोल रहा है कि अगर माइंस एक्ट मतलब यही सब कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। और ओएम को बोला गया है कि चीफ इंस्पेक्टर के तरफ से कि जो भी हो कि वो इमिडिएटली उसको बताएगा। ठीक है, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी इन्फॉर्म दो, मतलब अथॉरिटी कौन है इधर, जो भी होगा चीफ इंस्पेक्टर होगा, तो उसको इमिडिएटली बताएगा कि हमारा इधर माइंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, अभी भी हम 50 से ज़्यादा आदमी अभी रखे, हमारा काम करने का कोई मतलब दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा बोलने से वो फिर माइंस एक्ट उधर लागू होगा, वो माइंस फिर माइंस एक्ट के अंडर में आएगा, वही लिखा गया है। सेक्शन 4 देखते हैं, रेफरेंसेस टू टाइम ऑफ द डे, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। रेफरेंस टू टाइम ऑफ द डे विल बी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम which is 5.5 hours ahead of Greenwich मीन टाइम। ठीक है, क्या लिखा है,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ये GMT से 5:30 आवर्स ऊपर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, यही लिखा गया है। तो इसको याद रखिए, 5 and a half hours। ठीक है, इधर हाफ मिनट्स। ठीक है, 5 and 5.5 minutes, 5 and a half hours ahead। ठीक है, ये जो बोल्ड किया गया है, ये पूरा इसको याद रखिए, इसका ही क्वेश्चन आएगा, हम इसका क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अल्टरनेशन इफ रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक एरिया माइंड डिफाइनिंग द रूल फॉर टाइम। अगर कुछ एरिया में जैसा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं कर रहे, वो लोकल टाइम को फॉलो कर रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज करके उस माइंस के लिए अलग सा प्रस्ताव दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अभी 42। सेक्शन 3 ऑफ माइंस एक्ट प्रोवाइड्स exception from some type of mines or mine workings where certain section provision under the Mines Act up, may not be applied. Which of the following section are necessarily applied to every such mine exception? देखिए क्या लिखा है, which of the following sections are necessarily applied to every such mine। मतलब ये जो सेक्शन है, अब अभी हम पढ़े थे, वो नेसेसरीली हर माइंस में एप्लीकेबल होगा। इसको छोड़ के जो भी रह गया वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में भी पूरा मतलब क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, 7, 8, 9, ये तीन चीज को सबको याद रहता है। ठीक है, 7, 8, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 10 को एक के बदले, सॉरी, देखिए 7, 8, 9 हो गया, 10 आता है, 10 के बदले 10 में एक के बदले 4 लिख दीजिए, 4 के बाद 5, 6। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप कुछ भी फंडा लगाइए, लेकिन इसको याद करना है। जैसे मतलब आप कुछ ऐसा ट्रिक करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए इधर कैसा लिख दिया है, देखने से ही कंफ्यूजन हो रहा है ये ऑप्शन सब। 7, 8, 9, इधर देखिए कोई 10 कर दिया है डायरेक्ट, ट्रिक को ही ट्रिक में डाल दिया है। तो इसको थोड़ा याद रखिए, 7, 8, 9, 40, 45 and 46। ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा। इन ए पार्ट ऑफ ए माइन एक्सकर्शन इज being done for prospecting purpose only and not for getting minerals for the sale. Daily 18% are engaged in that case, in relation to which case of the following section of Mines Act 1952 will not apply there। देखिए क्या लिखा गया है, माइंस में प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा है। प्रोस्पेक्टिंग का क्या हमारा कंडीशन था, 20% मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन इधर 18% है। तो 18% है तो इधर क्या होगा, माइंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये क्या पूछा है, विल नॉट अप्लाइड देयर, मतलब कौन सा इनमें से ऑप्शन से कौन सा उधर एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले मेरे को बताइए कौन सा एप्लीकेबल होगा, 7, 8, 9, 40, 45, 46। ठीक है, इधर है क्या, 7, 8, 9, 40, 45, 46। ये तो 22, 22A, 12, ये तीन ऑप्शन है। ये तीन तो उधर एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अप्लाइड देयर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, डी होगा। ठीक है, राइट है। देखिए कैसा ट्रिक का क्वेश्चन बना रहा है अभी देख, सारा एग्जाम में पूरा कंफ्यूज हो जाएगा ऐसा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। The provision of Mines Act 1952 except those contained in section 7, 8, 9, 40, 45, 46 shall not apply to any mine which excavation is made for prospecting only provided that। ठीक है, इसको पूरा लिख दिया है, जो ए वाला था हमारा जो कंडीशन था उसको पूरा इधर लिख दिया है। इसको हम देखेंगे इधर क्या क्या था कंडीशन। नॉट मोर देन 20% आर एम्प्लॉयड इन एनी डे, ये सही है। मैक्सिमम 20 रहेगा। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इन नॉन कोल डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, ये सही है। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इन कोल डज नॉट एक्सीड 15 मीटर, मतलब डज नॉट एक्सीड मतलब क्या है, 15 से आगे नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम 15 ही होगा। मैक्सिमम इधर 6 होगा, ये तो 3 ऊपर का सही है। नो सच एक्सकवेशन एक्सटेंड बिलो सुपरसन ग्राउंड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, हो गया। ये देखिए अभी आ गया, द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952 एक्सेप्ट दोज कंटेनिंग इन 7, 8, 9, 40, 45, 46 shall not apply to any mine engaged in extraction of conker, morum, laterite, single, ordinary sand, ordinary clay, building stone, slate, road metal, earth, fullers, earth, प्रोवाइडेड दैट। इसका जो कंडीशन है वो पूरा पूछ रहा है। ये आपको क्वेश्चन कराने का क्या हमारा मतलब है, ये हम सेम क्वेश्चन आपको क्यों दे रहे हैं बार बार। ठीक है, आप तो बोलेंगे अभी तो पढ़ा है फिर सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बार बार आपको ये पढ़ने से
आपको पूरा याद रहेगा, ये बार बार आप पढ़िए। ये जो बीच में जो लिखा हुआ है ना, कंकर, मोरम, लैटराइट, सिंगल, ये एक पूरा पूछ देगा, सिंगल का पूछ देगा, जो कि आपको याद नहीं रहेगा। मार्ल, चक, ठीक है, पुलर से ये सब याद नहीं रहता है, ठीक है, इसको पूरा याद रखिए। ये ऐसा नीचे चार ऑप्शन दिया होगा जिसमें आपको सब सेम लगेगा, लगेगा कि इधर मार के बदले लिख दिया होगा मार्बल, कुछ भी लिख दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है द वर्किंग डू नॉट एक्सटेंड बिलो सुपरस्टिशन ग्राउंड, ये तो सही है, सुपरस्टिशन ग्राउंड के नीचे नहीं जाएगा। लो एक्सप्लोसिव आर यूज्ड इन कनेक्शन विथ एक्सकवेशन, अरे एक्सप्लोसिव तो यूज नहीं करना था, लेकिन लो एक्सप्लोसिव हम यूज करेंगे क्यों? ठीक है, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। द वर्किंग इज डन बाय अंडरग्राउंड मेथड, ये भी गलत है। नॉट मोर देन 20% आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे, ऐसा तो नहीं है, 50% था, 20% तो पहले पर्सपेक्टिव के लिए कंडीशन था, और द वेब तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 46। ठीक है, act not to apply which excavation is being made for prospecting purpose only, and depth of excavation is measured from highest to lowest point. Now where exceed डैश एंड इन कोल इट इज डैश। ठीक है, कोल में तो 15 मीटर था, नॉन कोल में 6 मीटर था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है 15 और 6, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952 एक्सेप्ट दोज कंटेन इन सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46 shall not apply to any mine engaged in extraction of conker, morum, laterite, single, ordinary clay, ordinary sand, building stone, slate, road metal, earth, Floria's marl, chalk, limestone, provided that the working do not extend below superstition ground. Here ordinary sand does not include, देखिए कैसा क्वेश्चन दिया है, here ordinary sand does not include, कौन सा सैंड इनमें इंक्लूड नहीं होगा, ये बता रहे, मोल्डिंग सैंड, ग्लास सैंड, मिनरल सैंड, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस। ये तीनों ही इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है वो डी ही होगा। लेकिन नीचे थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ऑल प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग सैंड आर एक्सकैवेटेड। ठीक है, मतलब ऑल प्रोविजन ऑफ मतलब ऑल सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट, ठीक है, पूरा माइंस एक्ट एप्लीकेबल होगा अगर ये सब सैंड है, मोल्डिंग सैंड, ग्लास सैंड और मिनरल सैंड है। ठीक है, और ऑल प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट विल बी एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग क्लेज आर एक्सकैवेटेड, अगर ये सब क्ले निकल रहा है, कावलिन, चाइना क्ले, व्हाइट क्ले, फायर क्ले, तो पूरा माइंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। इधर पूरा इजीली लिखा गया है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कुछ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड आज। ठीक है, आईएसटी क्या है, जीएमटी प्लस 5:30 हम पढ़ा था, लेकिन इधर तो जीएमटी है नहीं। ठीक है, ये एक सीखने का चीज है, इसको हम सीखेंगे अभी। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, prior to 1972 this time was called Greenwich Mean Time (GMT), but it is now referred to as coordinated universal time, universal time coordinated UTC। ठीक है, जीएमटी अभी यूटीसी बोल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, मतलब अभी यूटीसी हो गया है ऐसा बोल रहा है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो इसको जीएमटी प्लस 5:30 था, इधर यूटीसी है, तो यूटीसी प्लस 5:30 इसको हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए अभी जान के रखिए, आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 49। आज पर द माइंस एक्ट रेफरेंसेस टू टाइम ऑफ द डे आर रेफरेंसेस टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हिच इज 5.5 hours behind of Greenwich Mean Time, 5.5 days ahead Greenwich Mean Time, 5.5 minutes ahead of Greenwich Mean Time, half of 5 hours ahead Greenwich Mean Time। तो हमारा क्या है, 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time, इधर कहीं पे है नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल इज ऑन ए विजिट ऑफ Singrimari in India with a team of technical researchers from England. One of the researchers make a call to his family at his hometown in England and get to know that his family is having lunch.
If the people in England generally takes lunch at 1 p.m., at what time in India does the researcher called? ठीक है, मतलब बोल रहा है कि इंग्लैंड में उनका फैमिली 1 पीएम को लंच ले रहा है। ठीक है, तो अभी इंडिया में कितना टाइम हुआ है? तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछ रहा है, आईएसटी इक्वल टू जीएमटी प्लस 530, मतलब एक में हम 530 मिला देंगे। एक मतलब कितना हुआ? 1 पीएम मतलब 1 पीएम मतलब कितना हुआ? मतलब उसको हम अगर 24 आवर में करेंगे तो उसको 12 के बाद एक 13 आता है, 1300 प्लस 530, ये कितना हो गया? देखिए नीचे सोल्यूशन लिखा हुआ है, 1830 हो गया, इक्वल टू 630, जो कि फिर 12 माइनस करने से इसमें से 630 निकलता है। आप डायरेक्ट इतना ना करके डायरेक्ट एक में, ठीक है, 530 मिला दीजिए 1 पीएम में, तो उसका आ जाएगा आंसर 630, जो कि इधर है 6:30 PM IST। ये इसीलिए हम इसको नीचे ऐसा लिखे हैं 24 आवर में, क्योंकि आपको 24 आवर में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अगर इधर AM होता है, ठीक है, 00 AM से 12 AM तक, ठीक है, वो 12 भी रहेगा। उसके बाद जब PM हो जाता है उसके बाद 13 14 15 एक, तो वो सब 13 14 15 ऐसा करके 24 तक चलेगा। तो इसको थोड़ा भी याद रखिए, जिसको अगर पता नहीं है तो थोड़ा इसको पता कर लीजिए। अभी देखिए हमारा माइंडसेट खत्म हो गया, अभी कुछ नोट्स एंड पिक्चर वगैरह है जो कि जिसका कि मतलब मीनिंग वगैरह आपको ऑनलाइन में अच्छे से मिलेगा नहीं, तो उसका थोड़ा ही लिखा हुआ है। ये देखिए कंजर्वेंसी सर्विसेज, ये हम पढ़े थे कहाँ पे? वो एम्प्लॉयड पर्सन में पढ़े थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लाइक रिमूवल ऑफ गार्बेजेस, क्लीनिंग ऑफ रोड्स, कटिंग ट्रीज, लिफ्टिंग ऑफ डेड एनिमल्स आर कवर। ठीक है, ये है कंजर्वेंसी सर्विस, मतलब वही मैं बोला था कि सेम है चीज़ है, मतलब क्लीनिंग के पर्पज में सेम है, उसको हम कंजर्वेंसी सर्विस बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन इधर लिखा गया है। और देखिए जो मियरली लिखा हुआ है बहुत सारे जगह में, मियरली ओनर के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, उसका ओनली होता है उसका मीनिंग, ये भी देख लीजिए। ये देखिए एक पिक्चर है, ठीक है, ये हाइड्रोलिकिंग और ड्रेजिंग जो पढ़े थे, जिसको पता है मतलब सबसे बढ़िया है, उनका नॉलेज अच्छा है। और कुछ कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ने के टाइम में क्लास में सो गए थे, तो उनके लिए ये सब थोड़ा डिजाइन किया हूँ। गलत बुरा मत मानिएगा मेरा बात को, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। ये ड्रेजिंग है इधर, मतलब ड्रेजिंग और हाइड्रोलिकिंग क्या होता है? पानी के अंदर से जो बालू होता है उनमें से मिनरल निकालते हैं, जो कि हमारा इंडिया में जैसे IREL है, जो कि जैसे उसका मिनरल है, क्या क्या सब निकलता है। ये देखिए एरियल रोपवे, देखिए ये मतलब हमारा जो रोपवे होता है, जैसे बैठ के जाते हैं, घूमने में कहीं भी गए हैं क्या, फिर कोलकाता में साइंस सिटी में है, ऐसा ही रोपवे में हमारा चलता है। और भी होता है इधर, ट्रांसपोर्ट होता है हिली टेरेन एरिया में। ठीक है, ये देखिए ट्रामवेज है। ट्रामवेज तो हम सब देखे होंगे, हमारा माइंस में, किसी किसी का माइंस में अभी भी होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, और ट्रेन जैसा ही चलता है, एक ही ट्रैक होता है उसका, ट्रैक में ही चलता है। ये देखिए ये है रेलवे साइडिंग्स। रेलवे साइडिंग्स क्या है? ऐसा साइडिंग्स होगा जहाँ पे और पूरा डिपॉजिट हो गया होगा। ये लोडर है, लोडर अभी ट्रेन का जब बग्गी लगा हुआ है इधर, कोल लोड कर रहा है। ठीक है, ये रेलवे साइडिंग है। आप कंफ्यूजन ज़्यादा मत हो, इसीलिए ये पिक्चर सब डाल दिया हूँ। कुछ कुछ मतलब स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि उनको पूरा डिटेल पढ़ना अच्छा लगता है, कि पूरा रिसर्च करके। ठीक है, तो अभी हमारा माइंडसेट खत्म होता है, लेकिन मेरे को थोड़ा बताइए कमेंट सेक्शन में किसका कितना मार्क अभी रह गया है अभी। जो मैं बोला था स्टार्टिंग से, एक नोट एंड पेपर लेके चलिए और नोट करते चलिए कि किसका कितना मार्क रह गया। तो मेरे को थोड़ा कमेंट में बताइए जो टोटल क्वेश्चन जितना था उनमें से कितना मार्क किसी का है। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग को कितना हेल्पफुल हुआ। अगर कुछ गलत निकलता है तो मेरे पढ़ाने में, तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सही करूँगा। ठीक है, इतना ही बोलूँगा। थैंक यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए सारे दोस्तों को। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।